अगेन अस्सलाम वालेकुम। नया दिन मुबारक, एक और सुबह मुबारक, बल्कि मैं कहूँ कि एक नया मौका है। बहुत सारे लोगों के पास तो गलत नहीं होगा, तो वो एक नया मौका भी मुबारक। मैं हूँ महक असलम और मैं हूँ आपके साथ फराज अहमद। प्रोग्राम का आगाज़ अच्छी खबर के साथ, और अच्छी खबर ये है कि महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान हुआ है। सस्ता आटा मिलेगा, सस्ता घी मिलेगा, सस्ती दालें मिलेंगी, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 120 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज से 2 करोड़ खानदान फायदा उठा सकेंगे। मार्च तक 30% सब्सिडी मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में कामयाब पाकिस्तान, कामयाब जवान प्रोग्राम और इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की तफसीलात से भी कौम को आगाह किया। कल का जो खिताब था वज़ीर आज़म इमरान खान का, बहुत ही इंपॉर्टेंट खिताब था। इस बात को एक्सेप्ट किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि महंगाई बढ़ रही है, मुल्क में महंगाई इस वक्त चारों तरफ देखी जा रही है, लेकिन जब कंपेयर किया जाए दुनिया भर के दीगर ममालिक से, और ख़ास तौर पर कोरोना वबा के बाद जो सिचुएशन पूरी दुनिया में देखी गई, तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान में जो ग्राफ है महंगाई का उस तरह नहीं बढ़ा जिस तरह दूसरे मुल्कों में देखा जा रहा है। लेकिन हाँ, आम आदमी इससे मुतासिर हो रहा है, इस बात को एक्सेप्ट किया है वज़ीर आज़म ने। और अब ये भी कह दिया ना खान साहब ने कि पेट्रोल भी बढ़ेगा। हाँ। ये भी बताया कि 40 लाख खानदानों को घर बनाने के लिए और किसानों को 5 लाख रुपए तक बगैर सूद कर्ज भी दिए जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के हर खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिले। इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई की हुकूमत ने हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया है, पंजाब में भी, केपीके में भी। सिंध हुकूमत से हेल्थ कार्ड प्रोग्राम शुरू करने की अपील भी उन्होंने कर दी है। उन्होंने मजीद क्या कहा है, पहले ज़रा आपको वो दिखा देते हैं। 30 साल में जो आप 2 खानदानों ने पैसा करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूँ, सारे खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। तो खान साहब की कल की स्पीच, हर पाकिस्तानी को इंतजार था कि क्या ऐलान होने वाला है, कितनी सब्सिडी मिलने वाली है, वो तो हमने आपको बता दिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। एक और अहम खबर है जिसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया है। तर्जुमान ये कह रहे हैं कि घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में हालिया इजाफा मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से कीमतें बढ़ाने के बाद किया गया था। अवाम की सहूलत के लिए सब्सिडाइज्ड घी की कीमत में कोई इजाफा नहीं बिल्कुल किया। जो सब्सिडी दी गई है जिन आइटम्स के ऊपर ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से इन कीमतों में इजाफा किया गया है, लिहाजा जो सब्सिडाइज अशिया हैं इनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। अवाम में एक परेशानी फैल गई थी, लेकिन अब आप तमाम लोगों के लिए अच्छी खबर है कि इन कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। लिहाजा ये भी कहा गया है कि अवाम को सस्ती अशिया की फराहमी के लिए हम लोग पुरअज़्म हैं। तो अब अवाम तसल्ली से बैठ जाए, और जो कैमरे के उस पर बैठे नाश्ता कर रहे हैं ना, वो अब तसल्ली के साथ अंडे पराठे और चाय खा लें। अच्छा जी, एक और खबर है कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की बिजली 1 माह के लिए 3 रुपए 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अब जो खाना शुरू हो गया था एकदम से फिर अचानक रुक जाए। अब खाना सस्ता हो गया तो फिर बिजली महंगी होगी। ज़वात के दौरान के इलेक्ट्रिक हुकाम ने बताया कि सितंबर में LNG और फर्नेस ऑयल की आलमी कीमतों में इजाफा हुआ, जिससे पैदावारी लागत बढ़ गई है। सितंबर में 1 अरब 92 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई, जिस पर 27 अरब रुपए से जायद की लागत आई है। अथॉरिटी ने समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज करिए। लेट्स सी ये फैसला कब सुनाया जाता है, और हो सकता है इस फैसले में अवाम की भलाई देखी जाए, हो सकता है अवाम को रिलीफ दिया जाए, हो सकता है जितनी कीमत यानी 3.45 पैसे की जो बात हो रही है वो ना ये हो। अच्छा खासा वैसे इजाफा है, पर यूनिट के हिसाब से ये अच्छा खासा इजाफा बन जाता है। खैर, हो सकता है ये भी ना हो। जी आगे बढ़ते हैं और अब हम खेलों के मैदान का रुख कर रहे हैं। जनाब, पाकिस्तानी कप्तान के बड़े बड़े कारनामों का जिक्र कर लेते हैं। जानदार परफॉर्मेंस, लगातार रन बनाने वाले हमारे कप्तान बाबर आजम T20 के किंग करार दे दिए गए हैं। ICC रैंकिंग में पहली पोजीशन बाबर आजम के नाम हो चुकी है। इंग्लैंड के डेविड मिलान का दूसरा नंबर है, और विकेट कीपर और स्टार बैट्समैन हमारे अपने मोहम्मद रिजवान कोहली से भी आगे हैं। चौथी पोजीशन हासिल कर ली है रिजवान ने। तो बाबर टॉप पर दिखाई दे रहे हैं, हमारे जानदार और शानदार किस्म के कप्तान। पहले ही कहती थी बाबर तो माशाल्लाह से क्या हमारे प्लेयर। आज बाबर आपके फेवरेट हैं। कल रिजवान थे। बादशाह चढ़ते सूरज को सलाम। तो भारतीयों ने सोचा कि हम भी अपना सूरज चढ़ा लें। बहुत ज्यादा हजीमत का सामना हो गया। तो आखिरकार भारतीय सूरबाओं ने
फतह का मज़ा चख लिया है। वहाँ पे जो है ना वो अब ज़रा शुक्र अदा किया जा रहा होगा। अबू धाबी में भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की ख़राब बॉलिंग, नाकिस फील्डिंग, बैटिंग भी फेल हो गई है। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपना पहला मैच 66 रन से जीता है। कोहली 11 ने आलमी कप का सबसे बड़ा स्कोर जो है वो 210 रन बनाकर किया। रन रेट भी मनफी से मस्बत हो गया है। रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं, लेकिन सोशल मीडिया सार्फिन कुछ खुश नजर नहीं। अच्छा, ये मैच जो है चूंकि महक भारत के लिए एक पेन किलर साबित हुआ है। अभी तक जो पोजीशन भारत की चल रही थी, जो रन रेट है ये भी नेगेटिव में चल रहा था। कम से कम 60 रन से ये मैच जीतना लाजमी था भारत के लिए। और ये मैच 66 रन से 66 रन से जीत लिया है। हाँ जी, और सोशल मीडिया सार्फिन गुस्से में क्यों हैं? वो इस वजह से हैं क्योंकि जो अफगानिस्तान की कल की परफॉर्मेंस है उसको देखकर कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। उसके अलावा फिर एक टॉस की वीडियो भी वायरल हुई ट्विटर पर। फिक्स्ड ये वर्ड जो है ये ट्रेंड करता रहा। हाँ जी, जो है ना हैशटैग फिक्स्ड मैच। हाँ जी, सार्फिन जो हैं टॉस पर भी सवालात उठाते रहे। किसी ने अफगान क्रिकेट बोर्ड को जो है अफगान क्रिकेट बोर्ड का एक जाली स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसको थोड़ा सा टेम्पर किया गया था, जिसमें वेल प्लेड की जगह वेल पेड लिखा गया था। बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स जो है वो हमने सर्कुलेट होते देखे कल। और किसी ने लिखा कि इंडिया का ऐसे खेलकर जीतने पर इतराना जो है वो बिल्कुल नहीं बनता। तो किसी ने अफगान खिलाड़ी की ऐसी फील्डिंग पर लिखा कि मैच में और फिक्स मैच में बड़ा फर्क होता है, बड़ा वाज़ेह फर्क जो कि नजर आता है। एक सारिफ ने यह भी लिखा कि इंडिया ने अच्छा खेला जो कि डाउटफुल है, अफगानिस्तान ने बुरा खेला वो भी डाउटफुल है। और मुझे लगता है वो सारिफ खुद भी डाउटफुल है कि उन्हें खुद नहीं पता हो क्या रहा है। और एक सारिफ ने लिखा कि अफगान प्लेयर्स को अब बॉलीवुड में काम करना चाहिए, बल्कि चले ये तो लिख दिया ना उन्होंने, बल्कि वहां के तज्जियाकार तो कहते हैं कि ना रेडी लगवा के देनी चाहिए। और जैसे जैसे लोग लिख रहे थे वैसे वैसे ये भी कह रहे थे कि इन्हें तो ऑस्कर मिलना चाहिए। हाँ जी, ये कहा गया कि कल मैच नहीं हो रहा था, कल एक्टिंग हो रही थी और इस एक्टिंग पर तमाम जो खिलाड़ी हैं इनको ऑस्कर मिलना चाहिए। और साथ ही साथ एक सारिफ जो है वो ट्विटर पर ये लिखते हैं कि इंडिया ने आईपीएल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। खैर हकीकत जो भी है, मगर अफगानिस्तान ने अपनी नाकिस परफॉर्मेंस के बायस जो है वो शिकस्त अपने हाथों में ले ली, क्योंकि कल देख रही थी मैं जिस तरह से कैच उनके हाथों से जा रहे थे, टोटली वन साइडेड, कि शायद वो खेलने के लिए तैयार ही नहीं है या वो खेलना चाहते ही नहीं। उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी, बल्कि थोड़ी सी नहीं, थोड़ा कैच ड्रॉप करना, मिस फील्डिंग करना, बैटिंग के अंदर जो पोजीशन अफगानिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, लेकिन कल वो कहां था, क्यों नहीं चल पाया, क्या वजह? ये वाकई वेल प्लेड जो था, ये वेल फिक्स्ड वाला सीन हो गया था, पेड वाला जो सीन हो गया था, पता नहीं क्या है। खैर, न्यूजीलैंड ने T20 वर्ल्ड कप के एक अहम मैच में स्कॉटलैंड को 16 रन से शिकस्त दे दी है। स्कॉटिश टीम 172 रन के जवाब में 156 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड के मार्टिन गैप्टिल ने शानदार बैटिंग की, 7 छक्के भी लगाए, 56 गेंदों पर 93 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच करार पाए। कितनी सारी चीजें एक साथ उन्होंने बहुत सारे मैच। आज की अगर अपडेट दे दें हम T20 के हवाले से, तो आज ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबल होगा बांग्लादेश के और वेस्ट इंडीज मध्य मुकाबल होगा श्रीलंका से। तो आज तक की जो T20 वर्ल्ड कप की हैपनिंग्स हैं और आज जो मैच होने वाले हैं, इस हवाले से हमने आपको तमाम तर जो है तफसीलात शॉर्टली बता दी हैं, क्योंकि इस वक्त जो सोशल मीडिया है वो पीछे पड़ा हुआ है कल के मैच, इंडिया और अफगानिस्तान के मैच के पीछे। क्योंकि एक टॉस का हमने क्लिप देखा था जिसके अंदर कुछ ऑडियो सुनी गई थी। अब उस ऑडियो पर यकीनन इन्वेस्टिगेशन जरूर की जानी चाहिए कि असल में ये मामला है क्या। मेरे ख्याल से होगी, क्योंकि जब हम T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, बहुत बड़ा मैदान है, हर जगह से टीमें आती हैं खेलने के लिए और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आयद होती है। लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया पे सार्फिन ये कहते हैं कि भारत ऐसे ही जीत सकता है, पैसे दे के ही शायद जीत सकता है। लेकिन बहरहाल हकीकत क्या है, ये तो अगर तहकीकात होती है तो फिर पता चलेगा कि अफगान भाई जो हैं हमारे, उनको इस मैदान में हुआ क्या था कि वो क्यों नहीं चले। ना तो उनकी फील्डिंग चली, ना उनकी बॉलिंग चली, ना उनकी बैटिंग चली। तीनों शोबों में इतना उन्होंने बुरा परफॉर्म किया कि कोई उम्मीद नहीं रख पा रहा था। क्योंकि जब हमें याद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच था तो बहुत अच्छा जम के खेले। वो कहते हैं ना, अगर आप बड़ा जम के खेल के हार जाते हैं ना तो इतना दुख नहीं होता जिस तरह से कल आपने परफॉर्मेंस दी। लेकिन एक बात है कि अब जो इंडिया की टीम का बुझता हुआ सितारा था, बुझती हुई
हुई शम्मा थी उसको थोड़ी सी अब जान मिल गई है। 2 पॉइंट्स आ चुके हैं इंडिया के पास और अब कुछ चांसेस भारत के जो है टॉप 4 में यानी कि आखिर तक आने के पैदा हो गए। और अब ये भी बातें हो रही हैं, अगर आप लेना चाहते तो ले लें, लेकिन जितना धोए है ना आपको पाकिस्तानी टीम हो या कोई और आपके अगेंस्ट जिनसे आप हारे हैं, तो बहुत ही ज्यादा मार खाई है आपने। और वो मार ऐसी थी कि वो मेरे ख्याल से एक तो वो मार थी और एक लफ्जों की वो मार थी जो कि भारतीय अवाम ने अपने क्रिकेटर्स का हशर किया। अच्छा, एक मार ऐसी जो कि हमारी अवाम भी खा रही है, वो है महंगाई की। महंगाई से परेशान अवाम है। हाँ, लेकिन एक अच्छी खबर है। अच्छा जी, जल्दी से दोबारा नाश्ता करना शुरू कर दें। अब मिलेगा सस्ता आटा, ज्यादा पराठे खा सकते हैं, सस्ता घी, ज्यादा अंडे खा सकते हैं। अंडे लेकिन सस्ते नहीं हुए, सस्ती दालें भी हैं, तो दालें भी आप इजीली पका सकते हैं। अब हम इनसे फ़ायदा उठाएंगे। 2 करोड़ ख़ानदान जो है उनको रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में 120 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया है। मार्च तक 30% तक सब्सिडी मिलेगी। वजीर आजम ने कामयाब पाकिस्तान, कामयाब जवान प्रोग्राम और हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की तफसील भी बताई है। बिल्कुल, कल वजीर आजम इमरान खान ने कौम से खिताब किया है। किन अहम पॉइंट्स की निशानदेही की गई है वो दिखाते हैं आपको। आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं 2 करोड़ खानदानों के लिए। ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के दे रही है। घी, आटा और दाल आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है। कामयाब पाकिस्तान 1400 अरब रुपए की फंडिंग रखी है इसमें। 40 लाख खानदानों के लिए हम लेके आ रहे हैं घर बनाने के लिए। सूद के बगैर आपको कर्जे दिए जाएंगे। अगर किसान है तो उसको 5 लाख का कर्जा मिलेगा सूद के बगैर, वो जो भी अपनी जमीन पे इन्वेस्ट कर सके। शहरों के अंदर कारोबार चलने के लिए आपको कर्जा दिया जाएगा सूद के बगैर 5 लाख का। एक खानदान में एक फर्द के लिए स्किल ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि उसको कोई हुनर सीखे। कामयाब जवान प्रोग्राम 22,000 नई छोटी छोटी बिजनेस के लिए हमने कर्जे दिए। 30 अरब रुपया हम दे चुके हैं। 2 लाख लोगों को स्किल्स एजुकेशन भी दे रहे हैं। हेल्थ कार्ड सारे पख्तूनख्वा के खानदान इस वक्त उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। इस्लामाबाद की सारी एरिया में भी शुरू कर रहे हैं हम। पंजाब में शुरू हो रहा है दिसंबर के आखिर में। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में कर रही है जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है। बलूचिस्तान में मैंने कल चीफ मिनिस्टर से बात की कि वो भी वहाँ से शुरू करें। मार्च तक सारे पंजाब के खानदानों के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। किसी भी अस्पताल में जाके 7 से 10 लाख रुपए तक अपना मुफ्त इलाज करवा सकते। तो बड़ी अच्छी खबरें दी गई हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। रिलीफ भी मिलेगा, सब्सिडी भी मिलेगी, लेकिन अच्छी खबरों के साथ एक बुरी खबर भी इमरान खान साहब सुना चुके हैं कि पेट्रोल की जो कीमतें हैं ये मज़ीद बढ़ानी पड़ेंगी। दुनिया भर में तेल की कीमत 100% बढ़ी है, पाकिस्तान में 33% बढ़ी है। इमरान खान का ये भी कहना था कि पाकिस्तान में पेट्रोल भारत, बांग्लादेश इन दोनों ममालिक के अलावा खित्ते के दीगर भी कई ममालिक हैं जिनसे सस्ता इस वक्त भी मिल रहा है। और आलमी सतह पर जो खाने पीने की अशिया की कीमतें हैं वो तकरीबन 50% के करीब बढ़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान में इन अशिया की कीमतें सिर्फ 9% बढ़ाई गई हैं। ये सिर्फ 9% जो है ना, इस 9% ने भी अवाम को बेहाल कर दिया। जरा ये भी आपको दिखाते हैं। इंटरनेशनली पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई। हमारे मुल्क में बढ़ी है 33%। आज हिंदुस्तान के अंदर तेल की कीमत है 250 रुपए लीटर, बांग्लादेश में 200 रुपए लीटर, पाकिस्तान में तेल की कीमत है 138 रुपए लीटर। ये क्यों कम है? क्योंकि हमने जो लेवी लगती हैं यानी जो टैक्स लगता है वो सारे हमने कम करते गए। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। हम उसका क्या करें? जो इन्फ्लेशन बाहर से आ रही है, ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स है, उसके मुताबिक इंटरनेशनली एक साल में 50% इजाफा हुआ है कमोडिटी प्राइसेस में। पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 9% है। दुनिया में एवरेज पे आटा कितने का बिक रहा है? पाकिस्तान में उससे आधी कीमत पे आटा बिक रहा है। हिंदुस्तान में 83 रुपए केजी पे आटा बिक रहा है और वो बांग्लादेश में भी 83 रुपए। पाकिस्तान में 60 रुपए केजी आटा बिक रहा है। पाम ऑयल है वो तकरीबन बाहर दुगना हो गया, वो हमें बाहर से लाना पड़ता है। तो उसमें हम क्या करें? हाँ महंगाई है, लेकिन
गवर्नमेंट की तरफ भी देखें कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर बोझ ना पड़े। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई में कमी का एक नुस्खा भी बताया है। कहा है कि जिन दो खानदानों ने मुल्क को लूटा है, अगर आधा पैसा भी पाकिस्तान वापस ले आए तो खाने पीने की जो चीजें हैं वो उनकी कीमतें आधी कर दूंगा। बड़ा ऐलान किया है, बड़ी ऑफर की है खान साहब ने। ये बहुत ऐसा नुस्खा है जो कि मुझे लगता है कि कभी भी आजमूदा हो। नुस्खा है कीमिया। खैर, इमरान खान ने सिंध हुकूमत से अपने सूबे में हेल्थ कार्ड प्रोग्राम शुरू करने का भी कहा है, ये अपील भी की है, क्योंकि हम देखते हैं कि हेल्थ कार्ड जो प्रोग्राम है वो पंजाब में भी बड़ा कामयाब है, इसके अलावा KPK में भी बड़ा कामयाब है और लोग उससे फायदा भी उठा रहे हैं। सो सिंध गवर्नमेंट से भी अपील की गई है, सूबाई हुकूमत से ये कहा गया है कि आप भी शुरू करें ताकि सिंध वालों को भी कुछ रिलीफ मिल जाए। तो जरा ये भी आपको दिखा दें। मुल्क लूटने वाली दौलत भी वापस ले आए तो कीमतें आधी कर दूंगा। वजीर आजम इमरान खान ने महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आने वाली ओपोजिशन को निशाने पर रख लिया। मेरी सिर्फ दो बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है, मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करता हूं कि 30 साल में जो आप दो खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। इमरान खान ने कहा, PTI की हुकूमत वाले सूबों में हेल्थ कार्ड मंसूबा शुरू किया, सिंध हुकूमत भी इस मामले पर कदम बढ़ाए। सिंध क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट है, मैं तो उनको भी कहूँगा सिंध को कि वो शुरू करें ये प्रोग्राम, क्योंकि इससे बड़ी नेमत एक आम शहरी के लिए नहीं हो सकती, और ख़ास तौर पे जो कमज़ोर तबका होता है। वजीर आजम का कहना था, तामीराती और सनती शोबे के मुनाफे में नुमाया इजाफा हुआ, मगर महंगाई की वजह से मजदूर तबका मुश्किल में है। सरमायादार अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा करें। तो खान साहब की कल की स्पीच, और हम बात कर रहे हैं रिलीफ पैकेज की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया और बताया कि 2 करोड़ ख़ानदानों को सस्ता आटा भी मिलेगा, घी भी और दालें भी मिलेंगी, क्योंकि 120 अरब रुपए के पैकेज का जो ऐलान किया गया है ये सब्सिडी मार्च तक मिलेगी। खान साहब ने कौम से खिताब में पेट्रोल के हवाले से भी बात की, और खान साहब के इसी खिताब पर हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्बासी साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी उम्मीदें, बड़ी तवक्कुआत हैं कौम को खान साहब से, PTI गवर्नमेंट से। सबसे पहले तो सब्सिडी पैकेज की हम बात कर लेते हैं। महंगाई के सताए अवाम हर किसी से सवाल पूछते हैं, ये महंगाई कब ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी। खान साहब ने कल नुस्खा भी बता दिया, लेकिन अवाम को कितना रिलीफ मिलेगा इससे, ये जो बताया गया है कि अवाम के लिए स्पेशली 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए 120 अरब रुपए का जो पैकेज है, प्लीज़ ज़रा आसान लफ्ज़ों में बताएगा। जी बहुत शुक्रिया, आपको सुबह खैर। देखें, पाकिस्तान में एवरेज एक ख़ानदान के 6 से 6.5 के दरमियान अफराद बनते हैं, तो अगर 2 करोड़ ख़ानदानों को ये सब्सिडी मिली तो तकरीबन 12 से 13 करोड़ लोगों का इसका फ़ायदा होगा। जो आटा, घी और दालें जो है उनको 30% सस्ती मिलेंगी। 7 लाख ऐसी करियाना स्टोर्स हैं जिन पे वो जाके अपना कार्ड दिखाएंगे और उनको सस्ती मिलेंगी, और 120 अरब रुपया इसके लिए मुख्तस किया है एहसास प्रोग्राम का। और एहसास प्रोग्राम में ऑलरेडी 260 अरब रुपया पहले भी रखा हुआ था, जो गरीब लोगों के लिए, उनके लिए वज़ाइफ थे, उनके लिए कैश ग्रांट्स थी और दीगर चीज़ें थी। तो इसके अलावा बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन ये जो स्पेसिफ़िक महंगाई वाला है, इसमें यह कि ज़रूरियात ज़िंदगी जो इस वक्त पूरी दुनिया में रिकॉर्ड महंगी हैं कोरोना की वजह से, और कोरोना चूँकि दौरान कोरोना के सप्लाई चेन अफेक्ट हुआ और चीज़ों की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ी और दुनिया में 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। तो उस हवाले से अपने गरीब तबके को और बल्कि आधी आबादी को इससे बचाने के लिए ये बहुत बड़ा एक इनकलाबी प्रोग्राम है, और शायद तरक्की पजीर जो दुनिया है उसके लिए ये और हेल्थ कार्ड जो है वो बहुत बड़े तारीख़ी अहमियत का इनकी हामिल है। अच्छा अब्बासी साहब, स्पेसिफिकली 120 अरब के इस पैकेज का जो ऐलान किया गया है, खान साहब जो है टारगेटेड सब्सिडी की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो क्या इस एहसास प्रोग्राम के तहत तमाम तर डेटा इकट्ठा कर लिया गया है इन 2 करोड़ ख़ानदानों का, जिनको स्पेसिफिकली इस 120 अरब रुपए की रिलीफ पैकेज के अंदर ऐड किया जाएगा? जी असल में ये जितने रिलीफ पैकेज हैं इनकी लेट होने की वजह यही है कि हमारे पास कोई इनकम प्रोफाइलिंग नहीं थी, ना सिर्फ इनका बल्कि पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी शहरी का डाटा कलेक्ट कर लिया गया एहसास प्रोग्राम के ज़रिए।
तो उनकी इनकम प्रोफाइलिंग के कौन सा ख़ानदान कितनी इनकम कमाता है, और वो ख़ानदान जिनकी इनकम 45,000 रुपये से कम है उनकी तादाद 2 करोड़ है। उन 2 करोड़ ख़ानदानों को ना सिर्फ ये आइंदा जो है बहुत सारे और रिलीफ, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग, उनको बिला सूद कर्जे, उनके बच्चों को तालीमी वज़ाइफ, ये सारा कुछ दिया जाएगा। और एक पूरी कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान का वो तबका जो हमेशा इग्नोर रहा, नज़रअंदाज रहा, उनको उठाया जाए और कौमी धारे में उनसे फ़ायदा उठाया जाए। और अगर ये 13 करोड़ लोग जो है इनकी मदद की जाती है तो इसके जो इकनॉमिक बेनिफिट्स हैं आने वाले सालों में वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगे। और ये गुर्बत, तखफीफ गुर्बत का एक चाइना के बाद इंशाल्लाह दूसरा बड़ा प्रोग्राम होगा। सही। अच्छा अब्बासी साहब, जैसे आप बात करें ना कि एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़ा प्रोग्राम, अल्लाह करे ये ऐसा ही हो, लेकिन खान साहब की एक बात कि सर्दियों में गैस की कमी भी होगी और पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ेंगी। अब मुझे लगता है कि थोड़ी इस बात को सीरियस ले लिया गया है कि ज़्यादा बारिश होती तो ज़्यादा पानी आता है, यानी ज़्यादा सर्दी आती है तो वहाँ को ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना रहता है। तो आपको नहीं लगता कि सर्दियों में आवाम को इस हवाले से अगर रिलीफ मिल जाता कि गैस की लोड शेडिंग ना होती, क्योंकि हर घर में आपको पता है कि गीज़र भी ऑन होना है, हर घर में आपको पता है कि सर्दियों में गैस का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा रहता है, पेट्रोल बढ़ने से आवाम तो वैसे ही बड़ी परेशान है, तो इन दो चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? मैं आइडियली स्पीकिंग आप बड़ी अच्छी बात कर रही हैं कि सर्दियों में गैस की कमी ना हो, लेकिन पाकिस्तान की जो अंदरूनी गैस है वो हर साल 9 से 10% कम हो रही है, उसकी तादाद, उसकी क्वांटिटी कम हो रही है, और बैरूनी गैस महंगी हो रही है। पाकिस्तान में जो सप्लाई का चेन है वो सर्दियों में चूँकि डिमांड बहुत बढ़ जाती है, इसलिए वो मैनेज नहीं होती, वो पूरा नहीं पड़ता। तो ये किसी हुकूमत के बस की बात नहीं है जब तक कि नई सप्लाई लाइन ना बिछ जाए जो 2022 के आखिर में या 23 के शुरू में आएगी, उसके बगैर जो है वो ये मुमकिन नहीं है। हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि वो लोगों को खुश रखे, लोगों को सहूलियात दे, लेकिन ये किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि डिमांड 4 गुना बढ़ जाती है और सप्लाई बदस्तूर कम हो रही है। लिहाजा किसी न किसी सेक्टर में लोड शेडिंग करना पड़ती है। ये हमारी नहीं है, पिछले 8-10 सालों से है, लेकिन हर साल चूँकि पाकिस्तान की जो अंदरूनी गैस के ज़खायर हैं वो कम हो रहे हैं, इसलिए इसका कोई मुतबादिल नहीं है। और जो गैस LNG आती है उसकी जो सप्लाई लाइन है उनकी कैपेसिटी है, वो जब तक इजाफा नहीं किया जाएगा उस कैपेसिटी से हम पूरे पाकिस्तान को गैस बाहम यानी फराम कर ही नहीं सकते। सही है। और अब्बासी साहब, पेट्रोल वाले मामले पर पेट्रोल की भी बात बिल्कुल वैसे ही है कि हुकूमत के पास 2 टैक्स होते हैं जो हुकूमत अपने लगाती है, एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है और एक सेल्स टैक्स है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो 30 रुपये से अब इस वक्त 4 या 5 रुपये कर दिया गया है, और सेल्स टैक्स भी जितना था उसको आधा कर दिया गया। हुकूमत सिर्फ ये पैसा कमाती थी इससे पहले, पुरानी हुकूमतें, इस हुकूमत ने वो भी ख़त्म कर दिया। अब जब बाहर से तेल जितने का आएगा उतने का ही बेच सकते हैं। एक साल में जो $40 का एक बैरल था अब वो 85 का हो गया है, 84-85 का हो गया, तकरीबन डबल हो गया है। पाकिस्तान में जो कीमतें बढ़ी हैं वो 30-35% बढ़ी हैं। तो ये भी हुकूमत अपने ऊपर लोड ले रही है। अब आप सोचें कि तेल पाकिस्तान में तो पैदा होता नहीं है, बाहर से ही आता है। जब बाहर से आएगा तो उसका कोई और जरिया नहीं है, और शायद उसको सब्सिडी देना मुमकिन भी नहीं है तेल के हवाले से। अच्छा अब्बासी साहब, तेल हमारी पैदावार नहीं है, ये हम जानते हैं। खान साहब ने कल कंपैरिजन भी किया दीगर मुल्कों के साथ, लेकिन जो हमारी अपनी पैदावार है उसके हवाले से भी कल कुछ एदाद शुमार इमरान खान साहब ने शेयर किए हैं। चावल की पैदावार 13.4% बढ़ी है। इसके अलावा कपास की पैदावार 81%, इसमें इजाफा हुआ। मकई, गंदम, इन तमाम तर चीज़ों में पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इस इजाफे का असर नीचे तक, आम आदमी तक नहीं पहुँच पाया है अभी तक। ये तो हमारी अपनी पैदावार है। देखिए, जो वज़ीर आज़म साहब ने इजाफे की बात की है उसका एक पहलू तो आप देख रहे हैं, बिल्कुल आपका ठीक एतराज़ है। दूसरा पहलू यह है कि वो जो पैदा करने वाले पाकिस्तानी फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा प्राइस मिल रही है, उनकी आमदनी बढ़ रही है। तो वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो आपकी किसान कम्यूनिटीज़ हैं, जो किसानों की जो एक हमारा हिस्सा है इस आबादी का, उनकी आमदनियाँ बढ़ रही हैं, इसीलिए ट्रैक्टर्स की डिमांड पीक पे चली गई, मोटरसाइकिलों की डिमांड पीक पे चली गई। तो वो खुशहाली का कंपैरिजन कर रहे थे, प्राइसेस का नहीं, कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है और पाकिस्तान की ये ज़रिए अजनास जो हैं ये रिकॉर्ड हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त
जो टेक्सटाइल है उसकी एक्सपोर्ट रिकॉर्ड है। ये जो एस्पेक्ट था ये महंगाई के हवाले से नहीं था, पाकिस्तान की मैशत की मजबूती के हवाले से सही है। बात की। अच्छा अब्बासी साहब, अब जरा हम उस एहतजाज की तरफ आते हैं। एक तो एहतजाज वो जो कि आवाम करती है, वो सोशल मीडिया पे भी करती है, सड़कों पे भी हमें नजर आती है, लेकिन एक एहतजाज वो है जो कि हमें अब अपोजिशन भी करती नजर आ रही है। महंगाई को बेस बनाया गया, इसको सीढ़ी बनाया गया और इस पे हमने देखा कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी बाहर निकले, इस पे बिलावल भुट्टो जरदारी भी बोले। खान साहब के इस बयान से क्या आपको लग रहा है कि वो एहतजाज जिसके बारे में अपोजिशन बात करी थी कि हम मिलके एक एहतजाज करेंगे, धड़ों में तकसीम नहीं होंगे, उस एहतजाज में अब थोड़ी सी जो है वो हम ये कहें कि जान नहीं रही या वो एहतजाज होगा नहीं? देखिए, जब से अपोजिशन बाहर निकली है सड़कों पे पहले साल से ही, ये पहला इशू है जिसमें कुछ थोड़ी सी जान थी, वरना तो सबको पता था वो बेतुकी बातें कर रहे थे। अवाम उससे उनके मसाइल से रिलेट ही नहीं कर रही थी। अवाम को पता था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने लूट मार की है और ये आ जाके यहाँ सियासी दबाव डाल के उस लूट मार को से बचना चाह रहे हैं उसके केसेस से। लेकिन ये महंगाई का ऐसा मसला है जो वाकई तकलीफ दे था और इससे हमें भी खौफ था कि पाकिस्तान का गरीब तबका जो है उसके लिए गुजारा करना मुश्किल हो। तो उस वक्त किसी को कोई हुकूमत या वो चीज़ों का फिक्र नहीं होती। जब आपके घर में दाल रोटी ना हो, आटा चीनी ना हो, तो इंसान परेशान हो, तो उसको कोई हुकूमत का रियासत की फ़िक्र नहीं रहती जब आपके घर में भूख हो। तो उस हवाले से हम परेशान थे और ये मेरा ख्याल है अपोजिशन इररेलेवेंट थी और अब हमने पॉलिटिकली ज़्यादा इररेलेवेंट कर दिया, इसलिए वो चीखें चिल्ला रहे शुरू कर गए। और इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आप जो महंगाई पे तिल मिला रहे हैं, आप इस महंगाई का आपके पास हल कोई नहीं है, बल्कि आप महंगाई की वजह हैं। आपने लूट मार की, आपने पैसे बाहर लेकर गए, आपकी वजह से करेंसी डिवैल्यू हुई, आपकी वजह से खसारे हुए और आपकी वजह से ही उन खसारों की वजह से आज महंगाई है। तो उन्होंने चैलेंज किया कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अपनी आधी दौलत वापस ले आए पाकिस्तान में, तो खाने पीने की चीज़ें मैं आधी कीमत पे कर दूंगा, सारी सब्सिडी के हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो ये एक हकीकत है जिसका उन्होंने इशारा किया और ये भी हकीकत है। लेकिन अब्बासी साहब, जैसे जो नुस्खा खान साहब ने बताया, कता कलामी की माजरत, जो नुस्खा खान साहब ने बताया, आपको लगता है ये कारामद है? यानी ऐसा हो जाएगा आपको लगता है? क्योंकि जाहिर है दो खानदान जिनके लोग बाहर गए वो बाहर से कभी वापस नहीं आते और जो दौलत वो लेके गए वो तो अगर जब लोग ही नहीं आते तो दौलत कैसे आ जाएगी? आइडियल सी बात तो है, लेकिन हो पाएगी या नहीं? आपको लगता है कि क्या ये वाकई हो पाएगा ऐसा? अगर नहीं होता तो फिर क्या अवाम इस महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे? नहीं, देखें, आवाम को जो रिलीफ देना तो वज़ीर आज़म ने जो हो सकता था दे दिया और अगर कुछ और हुआ तो और भी देंगे। वो तो उस अपोजिशन के वावेले की बात कर रहे थे कि भाई आपने अगर महंगाई कम करनी है तो आप सड़कों पर ना आएँ, अपना पैसा वापस ले आएँ। तो अब वो एक आपका अलग बात है कि ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना वो पैसा वापस लेके आएंगे और ना ऐसी कोई बात होगी। लेकिन पॉइंट ये है कि वो उनके वावेले को, यानी वो जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, उनको एक्सपोज करना मकसद था कि अगर आपको इतनी हमदर्दी है तो आप इस तरह करें, आप वो बाहर जो पैसा रखा है वापस ले आएँ। पाकिस्तान में डॉलर क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा। अभी हमें 3 अरब डॉलर अगर हमें मिले हैं सऊदी अरब से, आपने देखा कि करेंसी एकदम से नीचे आ गई, 175 से 171 पे आ गई। अगर नवाज शरीफ साहब 10-12 अरब डॉलर और अगर जरदारी साहब 8-10 अरब डॉलर पाकिस्तान में ले आए तो आप देखें कि हमारी करेंसी और सस्ती हो सकती है। और जब करेंसी हमारी सस्ती हो जाएगी, यानी डॉलर सस्ता हो जाएगा, तो हमें और चीजें सस्ती मिलेंगी बाहर से। लेकिन इस अगर के आगे हमें बहुत सारे सदाकत साहब क्वेश्चन मार्क्स नजर आ रहे हैं कि ये अगर जो है ये हो पाएगा या नहीं। खैर, जो सिचुएशन है, टॉकिंग अबाउट 120 अरब रुपए रिलीफ पैकेज, तो इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया है कि वफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर ये रिलीफ पैकेज अवाम को देंगी। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस सूबे के अंदर इमरान खान साहब PTI की हुकूमत नहीं है, वहाँ के अवाम को क्या ये रिलीफ मिल पाएगा या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका सदाकत अली अब्बासी, तफसीली तौर पर कल के इमरान खान साहब के खिताब के हवाले से हमसे गुफ्तगू की। एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद मजीद होंगी स्टोरीज। सब एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक से पहले हमने बात कर ली थी खान साहब के खिताब की, सब्सिडी की और कितने ख़ानदान हैं जिन्हें हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। अब ज़रा बात करेंगे मुल्क की मईशत से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों की। पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। मुसलसल 4 माह टेक्सटाइल की औसतन माहाना एक्सपोर्ट $1.5 अरब से ज़ायद रही है। ऐसा दावा है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का, जिसके मुताबिक अक्टूबर 2021 में $1 अरब 61 करोड़ की टेक्सटाइल मसनूआत बरामद की गई है। बिल्कुल, ये किसी भी माह में बरामदात की बुलंद तरीन सतह रिकॉर्ड की गई है। मजीद कुछ बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे शकील अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शकील, बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, टेक्सटाइल सनत जो है इसको बहुत ज़्यादा फ़रोग मिल रहा है। क्या एदाद शुमार हैं आपके पास? देखिए, पाकिस्तानी बरामदात में टेक्सटाइल को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है और इस माली साल में टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। जुलाई से अक्टूबर के दौरान $6 अरब की टेक्सटाइल मसनूआत बरामद की गई हैं। 26.86% ग्रोथ है और खाली अक्टूबर के अंदर $1 अरब 61 करोड़ 90 लाख की टेक्सटाइल मसनूआत बरामद की गई हैं। माहाना औसतन $1.5 अरब बनता है, जो इससे पहले माजी में कभी नहीं हुआ। और इस साल मजमूई तौर पर टेक्सटाइल मसनूआत की बरामद का जो हदफ है वो $20 अरब है। और जिस तरह तकरीबन 27% ग्रोथ इस वक्त चल रही है 4 माह में, उम्मीद ये है कि ये हदफ से ज़्यादा इस साल टेक्सटाइल की मसनूआत की बरामदात हो जाएंगी। ये हुकूमत जब आई थी तो 4% ग्रोथ थी टेक्सटाइल मसनूआत की बरामद की पहले साल, फिर दूसरे साल तकरीबन 4.25% रही और तीसरे साल 26.86% पहले 4 माह में रिकॉर्ड की गई है। 2018 से अगर कंपैरिजन करें तो 2018 में $4 अरब 40 करोड़ थी जुलाई से अक्टूबर, लेकिन इस बार जुलाई से अक्टूबर $6 अरब से ज़्यादा हैं। तो मजमूई पाकिस्तानी जो बरामदात हैं उसमें भी ग्रोथ देखी जा रही है। तकरीबन 17.5% जो है वो ग्रोथ अक्टूबर में हुई है। $2.6 अरब पहली बार रिकॉर्ड की गई हैं मजमूई बरामदात और जुलाई तक अक्टूबर 25% इजाफे के साथ $9.5 अरब तक पहुँच चुकी हैं। तो ये माली साल जो है वो टेक्सटाइल की बरामदात और मजमूई बरामदात के लिहाज से काफ़ी अच्छा जा रहा है। अगरचे इम्पोर्ट्स भी बड़ी हैं, लेकिन टेक्सटाइल मसनूआत की बरामद में इजाफा जो है वो पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत अच्छी खबर है। ठीक, थैंक यू सो मच शकील। बहुत ही ये पॉजिटिव एदाद शुमार जो कि आपने हमारे साथ शेयर किए। और एक तरफ जो कपास है उसकी पैदावार में 81% इजाफा रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद फिर मुल्क की जो बढ़ती हुई एक्सपोर्ट है, इस पर हुकूमत तो बहुत खुश नज़र आती है, मगर एक्सपोर्टर्स और इन इदारों में काम करने वाले जो मुलाजमीन हैं वो क्या इस बढ़ती दरामदात से फ़ायदा उठा रहे हैं? इस पर देखते हैं अब्दुल अहद की ये खुसूसी रिपोर्ट। मुल्की एक्सपोर्ट के हालिया अदादो शुमार के मुताबिक अक्टूबर की दरामदात $6,040 मिलियन रही हैं, जो गुज़िश्ता माह की निस्बत 26.86% ज़्यादा है। क्या बढ़ती हुई एक्सपोर्ट के समरात इन मजदूरों तक भी पहुँच रहे हैं? आइए जान लेते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ी है, यहाँ कम हुई, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। जितने पैसे पहले कमा रहे थे आज वही कमा रहे हैं। अब इस सैलरी भी अखराजात पूरे नहीं है और 2 साल पहले तो फिर भी पूरे होते थे, लेकिन अब महंगाई इतनी है और सैलरी कम है। मुल्की एक्सपोर्ट की फिगर्स के बारे में एक्सपोर्टर क्या राय रखते हैं, आइए इनसे भी जान लेते हैं। एक गारमेंट हम जो $3 का लेट्स सपोज अगर हम मार्केट में सेल कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में, वो आज $3.5 का। अब इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस तो हमारी बढ़ चुकी है, लेकिन जो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी जो यूनिट्स हैं वो हमारे या स्टेबल हैं या डिक्रीज़ की हैं। तो अगर दूसरी सेंस में देखा जाए कि जो पाकिस्तानी करेंसी है ये तो डिवैल्यू हो गई और डिवैल्यू होने की वजह से जो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी नंबर ऑफ़ वॉल्यूम में जो फ़र्क पड़ा है, ये पाकिस्तान के पॉजिटिव ट्रेंड नहीं शो करता, ये पाकिस्तान का नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। दर हकीकत डॉलर की ऊंची उड़ान, खामाल का महंगा होना और दीगर अवामिल सिर्फ दरामदी रकम को ही बढ़ा रहे हैं, जबकि ना तो अशिया की मिकदार में इजाफा हुआ और ना ही मुल्की एक्सपोर्ट को खातिर खा फ़ायदा। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद।
चलें जी, इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन शाहिद सत्तार साहब से भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि बरामदात जो हैं और जो दरामदात हैं उसमें जो फ़र्क हमें नज़र आ रहा है वो फ़र्क वाज़ेह फ़र्क है। तो मुल्क की जो मईशत है उससे जुड़ी अच्छी खबर और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। अगर मैं बात करूँ गुज़श्ता 4 माह की तो मुसलसल 4 माह टेक्सटाइल की औसतन माहाना एक्सपोर्ट $1.5 अरब से ज़ायद रही है। ऐसा दावा करना है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का और इनके मुताबिक अक्टूबर 2021 में $1 अरब 61 करोड़ की टेक्सटाइल मसनूआत बरामद की गई हैं, जो कि किसी भी माह में बरामदात की बुलंद तरीन सतह है। लेकिन जैसा कि अब्दुल अहद की रिपोर्ट हमने देखी, फैसलाबाद जहां पर टेक्सटाइल की जो सनत है बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही, लेकिन वहाँ के जो आम अवाम है जो ख़ासतौर पर इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लेबर हैं, वो कहते हैं कि जी हमारी जो दिहाड़ी है, हमारी जो लेबर है वो अभी भी वही है जो इससे पहले थी। दरामदात जितनी भी बढ़ जाएं, बरामदात जितनी भी बढ़ जाएं, जितनी मर्जी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो कर जाए, लेकिन जो वहाँ के मजदूर तबका है जिस तक रिलीफ पहुँचना ज़रूरी है उसको इससे कोई खातिर खा फायदा नहीं हो पा रहा है। मजदूर तबका है वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, वो पिसता हुआ हमें नज़र आता है। उसकी एक वजह ये है गैर मुनसिफाना तकसीम, या उसकी एक वजह ये है कि चेक एंड बैलेंस से रखा जाता। उसकी एक वजह ये है कि जो ऊपर के लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि हम ऊपर ही रहें और नीचे के लोग दबे रहें, दरमियान के लोग जो है ना ये गड़बड़ कर जाते हैं। ये गड़बड़ जो मिडल मैन होता है ना वो यहाँ पर भी हमें नज़र आता है। तो जितना मिडल मैन एक्टिव होगा उतनी ही हम देखेंगे परेशानी है निचले तबके को, उतने ही मसाइल होते हैं निचले तबके को। क्यों? क्योंकि जाहिर है कि जब दावा किया जाएगा कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है और हुकूमत तो खुश नज़र आएगी, लेकिन जो इस तबके से जुड़े लोग हैं, जो इस शोबे से जुड़े लोग हैं, जब वो खुश नहीं आएंगे नज़र हमें, तो फिर इस तरह की बढ़ती हुई चीज़ों की हमें ज़रूरत क्या महसूस होगी, या फिर हम ये कहें कि ऐसी खुशी का हमें फ़ायदा क्या होगा। और जैसे से हमारे रिपोर्टर्स भी हमें बता रहे थे कि किस तरह से मुसलसल 4 माह, लेकिन मुसलसल ये जो 4 माह हैं, अगर ये हम उन लोगों से पूछे जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं तो यकीनन उनका जवाब हमें मनफी ही मिलेगा, या मिलेगा परेशानी, या वो मिलेगा जी कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जितने पैसे हम वो कमा रहे थे बहुत पहले, यानी जितने पैसे हम 4 माह पहले कमा रहे थे या 1 साल पहले कमा रहे थे, आज भी हम उतना ही कमाते हैं और उतना ही हमें मुआवजा मिलता है, लिहाजा कोई हमारे लिए तो कोई तब्दीली नहीं है। अब इस सैलरी में अखराजात पूरे नहीं होंगे और जाहिर है 2 साल पहले जो अखराजात पूरे हो जाते थे वो महंगाई का रेट बढ़ने से अखराजात अब पूरे इसलिए नहीं होते क्योंकि हम देखते हैं कि अशिया ज़रूरिया जो बेसिक नीड्स है ना हमारी, वो हम किचन से रिलेट कर लें या वो हम किसी भी चीज़ से रिलेट करें, उसकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये बहुत सारे मामलात हैं और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन शाहिद सत्तार साहब ने। शाहिद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। पहले तो इन अदाद शुमार से मुतालिक बताएगा जो कि हमने अपने रिपोर्ट्स में भी दिखाए, हमारे रिपोर्टर्स भी हमें बता रहे हैं, वजह क्या है ज़रा समझाएं कि ऑर्डर्स ज़्यादा आए हैं या डॉलर की कीमत में इजाफे के बायस बरामदात की मालियत में इजाफा हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, डॉलर्स की कीमत का कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी बरामदात पे। अच्छा। इसलिए कि टेक्सटाइल सेक्टर में जितनी भी इनपुट्स हैं ये सारी डॉलराइज हो चुकी हैं। बिजली भी, आपके कॉटन भी, जो कॉटन हम खरीदते हैं बेशक पाकिस्तानी है लेकिन उसकी कीमत हम डॉलर के इवज़ अदा करते हैं, जो इंटरनेशनल प्राइस है वही अदा होती है। बाकी चीज़ें, मशीनरी एटसेट्रा एटसेट्रा, हर चीज़ तकरीबन डॉलराइज्ड है। सो ये कहना कि जी डॉलर की कीमत में फ़र्क पड़ने से कोई बरामदात बढ़ेंगी, गलत बात है। जो बरामदात बढ़ी हैं वो इसलिए बढ़ी हैं कि हुकूमत ने पिछले 2-2.5 साल से एक रीजनली कम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ दिया, जो कि हमें टैरिफ ऐसा दिया जो कि बाकी मुल्कों जो हमारे साथ कंपटीशन में हैं उनके बराबर या उनसे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वो नहीं है टैरिफ जो कि इस वक्त मुल्क में राइज है, बिकॉज वो टैरिफ तो एक बहुत ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ पाकिस्तान में है बिजली और गैस का, जो कि इंडस्ट्री के लिए, मैं उसकी नहीं बात कर रहा हाउस होल्ड की। अब इसके अलावा पिछले साल
स्टेट बैंक ने सपोर्ट किया, टर्फ दिया, एक इन्वेस्टमेंट पैकेज दिया। उस इन्वेस्टमेंट पैकेज के तहत हमने तकरीबन 2 से ढाई अरब डॉलर उसमें से मशीनरी इंपोर्ट की, और इसी तरह ही हमने LTFF एक और लाइन है, उसमें से कोई 1 अरब डॉलर की मशीनरी इंपोर्ट की। तो तकरीबन 5 अरब टोटल डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई, जिसमें तकरीबन 3-3.5 अरब की मशीनरी है, 1.5-2 अरब की वो बाकी सेटअप है। तो उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, वैल्यू एडेड बढ़ रही है, और मुल्क में टेक्सटाइल सेक्टर जो है यकदम उठना शुरू हो चुका है। ये इसका उठना 13 साल बाद इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट हुई है, सीरियस इन्वेस्टमेंट इन द टेक्सटाइल सेक्टर, और इसको ये मुल्क के लिए बहुत खुशाइन है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो मसला सबसे बड़ा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमारा ठीक नहीं है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ठीक नहीं है तो उसके लिए डॉलर चाहिए आपको। डॉलर या आप कर्जा ले सकते हैं, या आप बरामदात से ले सकते हैं, या रिमिटेंस से ले सकते हैं। जो डॉलर बरामदात से आता है उसके ऊपर देखें ना आपको वापस करना पड़ता है, ना आपको उसकी कोई इंटरेस्ट पेमेंट है, ना कुछ और है। मुल्क के लिए इससे बेहतर चीज़ हो नहीं सकती। उसके अलावा जो दूसरी बात आपको इस मद में बताऊंगा मैं, वो ये है कि जी ये एक्सपेंशन की वजह से, बरामदात बढ़ने की वजह से ऑलरेडी 2.5 से 3 लाख नई नौकरियां निकल आई हैं। हम विद इन द नेक्स्ट ईयर और सो 5 लाख एडिशनल नौकरियां भी आएंगी। अब आप देखें कि अगर ये डायरेक्ट नौकरियां इतनी हैं तो बाकी लोग जो इन नौकरियों के साथ मुंसलिक हैं वो कितने ज़्यादा होंगे। उससे भी ज़्यादा खुशाइन बात यह है कि कॉटन जो पाकिस्तान में पिछले साल बुरी तरह फेल हुई थी, इस दफ़ा बहुत अच्छी हो रही है। उसकी वजह से हमारी रूरल इकोनॉमी में बहुत पैसा गया है, उसकी वजह से अगले साल मज़ीद कॉटन लगेगी। इसमें भी एप्टमा का बहुत बड़ा हाथ है। वो इसलिए कि देखें हमने जो काम किया सीड के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर, हमने एक पूरा कॉटन फाउंडेशन बनाया हुआ है, और वो कॉटन फाउंडेशन सिर्फ फार्मर्स की हेल्प के लिए और चीज़ें ताकि सही सीड मिले, सही उनको अदवायात मिले, उनको ठीक गाइडेंस मिले, उसके लिए। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और अभी देखें ये पाकिस्तान में जो एक मशले राह बनी हुई है, या जो एक बीकन ऑफ होप है, वो टेक्सटाइल सेक्टर है। इस टेक्सटाइल सेक्टर ने इस मुल्क को सहारा दिया है। हमारी गुजारिश है शाहिद साहब ये बता दीजिएगा कि जैसे कि आपने नंबर्स की बात की, ग्रोथ से लेकर प्रोडक्शन तक और एक्सपोर्ट तक नंबर्स काफ़ी पॉजिटिव आपने बताए हमें, लेकिन अगर किसी इंडस्ट्री की बात की जाए उसमें अगर ग्रोथ हो रही है तो उसका फ़ायदा इंडस्ट्री से वाबस्ता तमाम अफराद को ऊपर से नीचे तक पहुँचना चाहिए। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स के हवाले से अभी हमने एक रिपोर्ट चलाई, वहाँ मजदूर परेशान है। वो कहते हैं कि हमारी दिहाड़ियाँ, हमारी जो डेली वेजेस हैं उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ, हम जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही आज भी काम कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, टेक्सटाइल सेक्टर में भी 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि टैक्स देती हैं, जो कि सेल्स टैक्स में हैं। वो देखें, वो सब तो जो मिनिमम टैक्स है, मिनिमम वेजेस हैं, उससे ज़्यादा पे करते हैं। और इस वक्त मिनिमम वेजेस भी हमने बढ़वाए हैं। ये मैं आपके अगर आप देखें इसकी हिस्ट्री कि मिनिमम वेजेस बढ़े कैसे, तो हमने तो कैंपेन जनवरी से शुरू कर दी थी कि ये जो वेजेस इस वक्त हैं ये नाकाफ़ी हैं और इनको बढ़ाया जाए। और हमने अपने मिलों में ऑलरेडी वेजेस बढ़ा दिए। अब जहां तक आप फैसलाबाद लूमो की बात करते हैं, ये छोटे छोटे ऑपरेटर्स हैं और ये मिनिमम वेज भी अपने मजदूरों को नहीं देते, जो कि गलत है। ये लोग न टैक्स के लिए रजिस्टर्ड हैं, न सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, ये तकरीबन 5 से 10% जो हिस्सा है इनके टोटल पाकिस्तान में प्रोडक्शन का,
तो इनको भी सहारा मिलना चाहिए, लेकिन इनको भी तो मुल्क के साथ चलना चाहिए ना। बिल्कुल। इनको अगर ये चलेंगे तो इनको भी वही चीजें मिलेंगी। देखें, जो बिजली गैस मिलती है एट रीजनली कंपैटिटिव टैरिफ, इन लोगों को नहीं मिलती क्योंकि ये रजिस्टर्ड ही नहीं होते, ना टैक्स देना चाहते हैं, ना सेल्स टैक्स में आना चाहते हैं। बिल्कुल शाहिद साहब, जब मुल्क को आप कुछ नहीं देंगे तो फिर आप कैसे ये उम्मीद लगा सकते हैं कि मुल्क इन रिटर्न आपको कुछ दे। अच्छा, ये भी समझाइएगा कि आइंदा चंद माह जो है वो आप कैसे देखते हैं? आइंदा चंद माह के क्या एक्सपोर्ट जो है उसकी शरह यही रहेगी या कमी का कुछ इम्कान? आपकी एक्सपर्टीज क्या बताती है? नहीं, देखें, जो ऑर्डर्स होते हैं वो 1 साल पहले तकरीबन बुक हो जाते हैं। अच्छा। और वो ऑर्डर्स इसलिए पाकिस्तान के पास आए कि जी चाइना में और इंडिया में और बांग्लादेश में लॉकडाउन हुए, पाकिस्तान ने लॉकडाउन नहीं किए, तो जो कंपनियां थी जिनको ये अपनी चीजें चाहिए थी उन्हें पाकिस्तान में ऑर्डर्स प्लेस किए। अच्छा, अब अगर हम उन ऑर्डर्स को पूरा नहीं करेंगे तो वो दोबारा हमारे पास नहीं आएंगे, ना रहेंगे। तो हमें उनको काबू करके रखना है। उस काबू करने के लिए हमें बिजली और गैस मुतवातर मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगी तो ये ऑर्डर्स हमारे पास से चले जाएंगे। अगर वो चले गए तो ये मुल्क के लिए हमेशा का नुकसान है। बिल्कुल, ये गोल्डन चांस है इस चांस को जो है बड़े अच्छे तरीके से आपने अवेल भी करना है और इस पे काम भी करना है। शायद सब बेहद शुक्रिया गुफ्तगू वक्त देने के लिए। और यकीनन अगर हम देखें कि हम काम अच्छा कर रहे हैं और हम रिस्पॉन्स भी अच्छा दे रहे हैं और जिनके ऑर्डर्स हमारे पास हैं उनका काम बेहतर हो रहा है, तो फिर यकीनन हमारे लिए तरक्की के रास्ते अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा तो ये ऑर्डर जो है इसका सिलसिला चलता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। कहीं मत जाइएगा, कीप वॉचिंग नया दिन। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की। वर्ल्ड T20 जारी है, जिसमें कल भारत ने अफगानिस्तान को 66 रन से हरा दिया। काफ़ी गड़बड़ नजर आई मैच में। सार्फिन को, शायकीन को सोशल मीडिया भरा पड़ा इन्हीं बातों से। 210 रन्स के जवाब में अफगान टीम सिर्फ 144 रन्स बना सकी। पहले तो 210 रन्स का एक टारगेट देना एक बहुत बड़ी बात थी अफगानिस्तान की टीम के आगे, जिनकी बॉलिंग काफ़ी जानदार होती है। लेकिन कल के मैच में अफगानिस्तान की टीम पूरी तरह से नाकाम नजर आई। बॉलर लाइन लेंथ भूले तो फील्डर्स कैच पकड़ना भूल गए और हाथों से गेंद जो है ये बाउंड्री से बाहर फेंकते नजर आए। सोशल मीडिया पर लोगों ने बहुत बड़े बड़े सवालात उठाना शुरू कर दिए। क्या ट्रेंड कर रहा था कल ये था जी कि ये फिक्स मैच है, वेल प्लेड के अलावा हम देख रहे थे कि क्या लिखा था, वेल पेड। तो ये जो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड था ना, इसने बहुत सारे सवालात और बहुत सारे बहुत सारे खदशात जो हैं वो जाहिर करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि भारतीयों को इस बात पे भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जी शायद आप ऐसा फिक्स मैच ही खेल सकते थे, या मैच को फिक्स करके ही जीत सकते थे, या फिर आप पैसे देके ही जीत सकते थे, क्योंकि आपने IPL इतना ज़्यादा खेल लिया कि इस मैदान में परफॉर्मेंस जो है वो अब आप दिखा नहीं पा रहे। ये वो मैच की सूरत हाल है। जाहिर सी बात है कि जब जब मैच होता है किसी भी टीम का, हर कोई मैदान में खेलने के लिए उतरता है, लेकिन अगर कुछ ऐसी गड़बड़ हो तो जो शायकीन क्रिकेट है ना, जिन्हें क्रिकेट से बहुत प्यार है, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है ना भाई, वो बड़ी कोई ऐसी ही होती है ना, बारीक सी होती है। लेकिन खेल के मैदान में एक और भी खबर ये है कि पाकिस्तानी कप्तान जो है उनके बड़े बड़े कारनामे भी सामने आ रहे हैं। जानदार परफॉर्मेंस और लगातार रन्स बनाने वाले कप्तान बाबर जो हैं वो T20 के किंग करार दे दिए गए हैं। यानी अगर हम ये कहें कि T20 के किंग कौन है, तो मेरे हम सबके बहुत ही ज्यादा फेवरेट बाबर आजम है। ICC रैंकिंग में पहली पोजीशन बाबर आजम के नाम हो चुकी है और हमें बड़ा फख्र महसूस होता है जब हम कहते हैं कि बाबर हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे शाहीन। ऐसे शाहीनों की हमें बेहद ज़रूरत है। इंग्लैंड के डेविड मिलान का दूसरा नंबर है और विकेट कीपर और स्टार बैट्समैन मोहम्मद रिजवान कोहली से भी आगे हैं और चौथी पोजीशन पर आ गए हैं। तो ये मेहनत होती है, ये लगन होती है, ये जज्बा होता है जो कि इस दफ़ा हमारी टीम ने इस मैदान में
दिखाया और इस जज्बे का इन रिटर्न रिजल्ट जो था वो हमें ये मिला कि किस तरह से बाबर पहली पोजीशन पर आए। रिजवान ने, कोहली जिन्हें ये कहते थे कि जी बड़े स्टैब्लिश प्लेयर हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम को लीड करने वाले, अब उनको जिन्होंने रिप्लेस किया है वो स्टार बैट्समैन है हमारे मोहम्मद रिजवान। और अगर पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से बात की जाए तो आजकल जो टॉप ट्रेंडिंग पर ओपनिंग के लिए मशहूर हैं रिजवान और बाबर, एक बहुत अरसे के बाद दो ऐसे ओपनर्स हमें मिले हैं जिन पर टीम जो है एतमाद कर लेती है। जब ये दो प्लेयर्स पिच पर हमें नजर आते हैं तो पता चलता है कि जी 100 रन तो कहीं नहीं गए। कम से बात होती ना कि वो हर दफा पूछते हैं जी कितने बंदे थे, कहते थे बस 2 ही बंदे थे। अच्छा जी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इकबाल भाई बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो कल के मैच की ज़रा अगर हम बात कर ले, अफगान भाइयों को क्या हुआ था? ना फील्डिंग अच्छी थी, ना बॉलिंग अच्छी थी, ना बैटिंग अच्छी थी, कुछ गड़बड़ अजीब सी नज़र आती। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि शायद खेलना नहीं चाहते या शायद प्रेशर बहुत ज़्यादा कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बहुत बहुत शुक्रिया महक, आपको और फराज को सुबह खैर। और जिस तरीके से अफगानिस्तान मैच खेला, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो मेरे पास आई, एक अफगान शायकीन ने क्रिकेट की, वो अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर खड़ा हुआ पश्तो और उर्दू में कह रहा था कि अफगानी टीम बिक गई। बहरहाल जब तक सबूत ना हो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस मशकूक अंदाज से कल अफगानिस्तान ने क्रिकेट खेली उस पर क्रिकेट के हल्के जो हैं वो बेपनाह सवालात उठा रहे हैं। खासतौर पर उनके कप्तान मोहम्मद नबी, जिन्होंने सिर्फ 1 ओवर किया जिसमें उन्होंने 7 रन दिए और पूरी इनिंग्स में उन्होंने कोई ओवर नहीं किया। आखिरी 4 ओवर्स में भारतीय इनिंग्स के 74 रन बने, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ना अफगानिस्तान की बॉलिंग इतनी मयार की थी, ना उनकी फील्डिंग मयारी थी। हैरत अंगेज तौर पर मुजीबुर रहमान जो है वो अनफिट हो गए, उनके ऑफ स्पिनर, तो बजाय इसके कि कैस अहमद या नूर जो 2 बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं उनको शामिल करते उन्होंने शरफुद्दीन शरीफ को शामिल किया। बहुत सारी चीज़ें, और जिस तरीके से अफगानियों ने फील्डिंग की, जिस तरीके से बॉलिंग चेंजेस हुई, ऐसा लग रहा था कि भारत के लिए फ्री है हर चीज़, क्योंकि भारत को ये मैच जीतने के लिए 63 रन से ये मैच जीतना था अगर उसका रन रेट प्लस में आता, और भारत 66 रन से मैच जीता। अजीब इत्तेफाक है, सिर्फ 3 रन का फर्क हुआ। और जिस तरीके से अफगानी क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ खेला, हमें नाको चने चबा दिए थे। 24 रन चाहिए थे हमें 2 ओवर्स में और बड़ी मुश्किल से हम जीते। कल उनका जो फास्ट बॉलर था नवीनुल हक, 4 ओवर्स में 59 रन। कल राशिद खान भी नहीं चले, उनसे भी ओवर्स करा लिए गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए शुकूक व शुबात पैदा होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान जो है वो भारत उसकी मेजबानी करता है। टेस्ट मैच जो अफगानिस्तान ने पहला खेला वो भारत में खेला, और उसके अलावा अफगानिस्तान की टीम को भारत ने कहा हुआ है कि हमारे मैदान आपके होम ग्राउंड है। तो सवालात बहुत सारे उठ रहे हैं महक। अच्छा इकबाल साहब, इसके अलावा अगर बिल्कुल स्टार्ट से टॉस से हम आए, टॉस के दौरान हमने देखा कि अफगानिस्तान टॉस जीतता है, उसके बाद ऐलान करता है कि हम पहले बॉलिंग करने जा रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप बॉलिंग क्यों कर रहे हैं, तो यकीनन कोई भी कप्तान जब टॉस के लिए आता है तो वो ये सोच कर जाता है कि अगर मैं टॉस जीतूंगा तो मैं ये करूंगा और उसकी वजह ये होगी। जब उनसे पूछा गया कि बॉलिंग क्यों आपने चूज की तो वो जवाब नहीं दे पाए, वो गड़बड़ाते हुए नजर आए, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी मौजूद नहीं थी। बिल्कुल आपने सही कहा। बाद में जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फराज, उस पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगान कप्तान मोहम्मद नबी कह रहे थे कि विकेट अच्छी थी। अगर विकेट अच्छी थी तो टॉस जीतकर आपने क्यों नहीं पहले बैटिंग की, क्योंकि आपकी बॉलिंग निस्बतन बेहतर है बनिस्बत आपकी बैटिंग के। जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ मैच फंसाया, आपकी बॉलिंग ने फंसाया। तो हैरत अंगेज तौर पर बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जिन पर सवालात उठ रहे हैं। आज आप देखें सोशल मीडिया भरा पड़ा है अफगानिस्तान की शिकस्त पर, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लोग तरह तरह के जो है तबसरे कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई चीज हतमी तौर पर ना हो, कोई सबूत ना हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो शवाहिद हैं, जो वाकयात हैं, जो हालात हैं, वो किसी और जानिब इशारा करते हैं। भाई मुझे ये बताएं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतनी बड़ी जगह पर, मतलब जहाँ पर 40 कैमरे, जहाँ पर 40 माइक, वहाँ पे ऐसी चीज पॉसिबल है? अगर है तो फिर तो यकीनन ये तो एक शर्म की भी बात है। और फिर खेल और स्पेशली क्रिकेट जिसे हम जेंटलमैन गेम कहते हैं, ये तो इस पे कदर है।
देखिए, मैं कैमरे तो उनके लिए खास तौर पर वो जो बॉल टेम्परिंग वगैरह दीगर चीजों के लिए होते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें जो क्रिकेट में होती हैं वो प्री डिसाइडेड होती हैं। वो आपको कैमरे नहीं पकड़ सकते कि अगर कोई बॉलर खराब बॉलिंग कर रहा है कैमरा क्या करेगा, अगर कोई फील्डर जानबूझकर कैच छोड़ रहा है तो कैमरा क्या करेगा। मेरे ख्याल में स्ट्रैटेजी जो होती है, इस टाइप की चीजों की स्ट्रैटेजी पहले से प्लान होती है, करना क्या है और अकॉर्डिंग टू प्लान गया। आप देखें ना, मैंने पहले ही बताया कि 66 रन से भारत जीता और 63 रन का उनको हदफ था। अब उनका प्लस में रन रेट आ गया। भारत के दो कमजोर मैचेस हैं, नमीबिया और स्कॉटलैंड से। भारत अगर उनसे जीतता है और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराता है तो फिर उस सूरत में भारत के जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, या फिर न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को हरा देता है तो इन तीनों के 6-6 पॉइंट्स हो जाएंगे। जब इन तीनों के 6-6 पॉइंट्स हो जाएंगे तो फिर रन औसत जो है वो आएगा। अफगानिस्तान का +1 का है, भारत का +0 का है, पाकिस्तान का भी +0 का है, तो अब न्यूजीलैंड का भी बेहतर है। तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन बड़ी ट्रिकी सिचुएशन पैदा हो गई है। मिर्जा साहब, आपने बताया कि इस तरह की जो स्ट्रेटजीज हैं वो पहले से तय की जाती हैं। अगर ये कोई पॉसिबिलिटी है, इस तरह की स्ट्रेटजीज बनती हैं, तो फिर क्या जो क्रिकेट है इसे भी कंपटीशन के बजाय शायद रेसलिंग की तरह एंटरटेनमेंट की हद तक रखा जाए? देखिए, क्रिकेट T20 क्रिकेट तो फराज है ही एंटरटेनमेंट की क्रिकेट। लोग कहते हैं 3 घंटे की फिल्म है जिसमें छक्के चौके लगते हैं, लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन अब इस तरह की चीजें होंगी तो आईसीसी को खुद देखना पड़ेगा ना कि आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट जो तनख्वाह, बड़ी भारी तनख्वाह ले रहा है, वो क्या कर रहा है। ये तो आईसीसी का काम है। आम लोग तो जो क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं वो शुकूक शुबहात का तो इजहार करते हैं, लेकिन सबूत उनके पास नहीं होता। सबूत कलेक्ट करना आईसीसी का काम है। अगर आईसीसी को किसी मैच पर शुबा है तो उसके हवाले से आईसीसी जो है वो इक़दाम करे। ये आम लोगों का काम तो नहीं है। अब देखते हैं कि क्या आईसीसी आया, उसके कानों पर कोई जू रेंगती है या नहीं, या आया वो उसी तरीके से खामोश रहता है। बिल्कुल देखना ही होगा ना कि इन्वेस्टिगेशन होती है ये नहीं। अच्छा मिर्जा भाई, क्या इस फतह के बाद भारत की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद दोबारा से रोशन हो जाएगी? प्लीज जरा क्विकली इसका भी आंसर देते हैं। जी हाँ, भारत की उम्मीद जो है वो रोशन इसलिए हो गई है महक के भारत को अभी 2 मैचेस खेलने हैं, नमीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ, जहां वो अपना रन रेट बढ़ा सकता है और इस तरीके से दूसरे मैचेस पर उसकी नजर। जी हाँ बिल्कुल, पहले तो लोग कह रहे थे कि क्या भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगा या मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेगा, तो अभी तो भारत ने उम्मीदें रोशन रखी है वापसी के लिए। अभी तक फिलहाल तो उनकी टीम स्टे कर रही है, लेकिन अब देखना ही है कब तक रोशन रहती है या ये उम्मीद आने वाले दिनों में बुझ जाती है। बेहद शुक्रिया मिर्जा भाई गुफ्तगू करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। और क्रिकेट एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जब तक आप डिटेल में तज्जिया ना ले मजा नहीं आता। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। चलें जी, ढोल की थाप और जवानों के भंगड़े, आए हाय हाय, ए होंदी है पंजाब दी पहचान। हाँ जी, पहचान होंदी है। तो पूरा पंजाब अगर आपको नजर आ रहा हो विफाकी दारुल हुकूमत में, थोड़े से आप हैरान रहेंगे, खुश भी होंगे। क्यों? क्योंकि सकाफत के हमें रंग देखने को मिल रहे हैं और पंजाब के खाने, रोटी होए, पराठा होए, तो ये सारी चीजें एक सिटी में, इस्लामाबाद में किस तरह से नजर आ रही हैं? एक जगह पर लोक विरसा में सजे पंजाब पवेलियन की आपको सैर करवाते हैं। हम तो यहीं बैठे रहेंगे। फराह रब्बानी ने खूब इंजॉय किया है, तो आ जाएं उनके पीछे पीछे चलते हैं। ढोल की थाप और गबरू जवानों के भंगड़े, पंजाब की पहचान। दस्तकारियां घरेलू खवातीन के हुनर और सलीके का मुंह बोलता सबूत। 5 दरियाओं की सरजमीन के सभी सकाफती रंग सिमट आए लोक विरसा में। मेले में ट्रक आर्ट के भी खूब लश्कारे। दूर दूर से आए फनकारों और हुनरमंदों का कहना था नई नस्लों को कदीम रवायात से रोशनास कराने के लिए ऐसे लोक मेले किसी नेमत से कम नहीं। पंजाब की बहुत पुरानी सकाफत है। हुकूमती सरपरस्ती अगर हो ना तो ये हुनर चलता रहेगा।
अगर हुकूमती सरपरस्ती ना हो तो ये हुनर जो हाथ से काम हो रहा है ये मशीनी काम बन जाएगा और लोक विरसा की वजह से ये हुनर जिंदा है। मेले के शुरका को रंगारंग ठेले भी खूब भाए। छोटे छोटे बर्तन वगैरह लगे हुए हैं, कलरफुल हमारे पास ये ट्रेडिशनल चीजें हैं। ये चीजें मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये सारी चीजें देख के। हर दिल की ख्वाहिश थी कि वक्त थम जाए और मेला यूं ही बस चलता जाए। पंजाब की देसी सौगातों और लोक मौसीकी का लुत्फ उठाते लोग कहते हैं स्वाद आ गया बादशाह। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या शहर है ये लाहौर और थीम है लाहौर जिंदा है और इसी थीम को लिए नौजवानों पर मबनी ये ग्रुप है जो कि एक जबरदस्त किस्म का मेला सजाए बैठा है। गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर किले में ढोल की थाप का जबरदस्त किस्म का एहतमाम किया गया। ड्रम सर्कल ने ऐसा रंग जमाया कि देखने वाले हैरान रह गए। पहली बार नहीं जब ड्रम सर्कल के नौजवानों ने परफॉर्मेंस दिखाई है, समा बांध दिया है और ये एक दो नहीं बहुत सारे नौजवान हैं जो कि बैठे हैं, जबरदस्त किस्म की धुनें बजा रहे हैं और मजा आ रहा है जी। और इससे कबल भी मुतादिद प्लेटफॉर्म्स और मकामात पर ड्रम सर्कल जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा चुका है और जितनी दाद इन्होंने समेट ली है, जितना ये लोग मशहूर हो चुके हैं और जितना इन लोगों को सराहा जा रहा है, मेरे ख्याल से ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए क्योंकि कोविड की वजह से हम बहुत परेशान भी थे, लेकिन जो रंग इन्होंने जमाया है और जो थीम है कि लाहौर जिंदा है, मेरे ख्याल से अगली थीम होगी कि लाहौर लाहौर है। तो हमारे पास जो है हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ड्रम सर्कल के अहम आर्टिस्ट हैदर जमील और बैंड मैनेजर राव असद कामरान साहब लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप दोनों? जी वालेकुम सलाम। जी हम बिल्कुल ठीक। आपने जनाब सुबह सुबह बड़ा जबरदस्त किस्म का समा बांध दिया और है, मजीद एनर्जेटिक हमें कर हाँ जी, छा गए हैं आप लोग। ये ड्रम सर्कल, इसका आगाज कब हुआ, कितने लोग हैं? बहुत सारे इस वीडियो में हमें जो है यंगस्टर्स नजर आ रहे थे जो कि इस बैंड का हिस्सा हैं। कितने लोग हैं टोटल इस बैंड का हिस्सा? ड्रम सर्कल बेसिकली ड्रम सर्कल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम लोगों को एक सर्कल में, तो हम तो 3 से 4 मेंबर्स होते हैं जो बेसिकली हम ड्रम सर्कल को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, और हम इसको जगह जगह लेके जाते हैं। लेकिन बाकी जितने भी लोग इसको अटेंड करते हैं हम उनको एक सर्कल में बिठाते हैं और उनको एक ग्रूव का पार्ट बनाते हैं। उसमें आपको कोई ड्रम बजाने की बेशक कोई प्रायर नॉलेज हो या ना हो, आप ड्रम सर्कल का हिस्सा बन सकते हैं, उसका पार्ट बन सकते हैं और आप एक ग्रूव के अंदर आएंगे और ये एक थेरेप्यूटिक सेशन भी होता है। सही, जबरदस्त। और ये इस तरह के सेशन से मुझे लगता है जितनी नेगेटिव वाइब्स होती हैं, ये जितना आपका स्ट्रेस होता है ना, फ्रस्ट्रेशन वो भी निकल जाती है। अच्छा, बेशतर प्लेटफॉर्म्स इवेंट्स पर आप लोग परफॉर्म कर चुके हैं और माशाल्लाह जो रिस्पांस है मुझे तो ये लगता है कि बड़ा ज़बरदस्त है। प्लीज़ ज़रा अपने अल्फाजों में आप बताइएगा कि रिस्पांस आप लोगों को कैसा मिलता है, क्या क्या कॉमेंट्स मिलते हैं? बिल्कुल जी, लोगों को बड़ा इसमें मज़ा आता है इसके ड्रम सर्कल अटेंड करने का, बिकॉज लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। लोगों ने अगर कहीं बाहर जाना है या उनको पता है उन्होंने कहीं जाना है तो उनके खाना खाने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती। ड्रम सर्कल से हम ऐसी एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं जिसमें लोग इकट्ठा हुए हैं, एक पॉजिटिव वाइब लेके आए एक सर्कल के अंदर और वो सर्कल का पार्ट बने, जिसमें आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए होती है और आपको हम ड्रम प्रोवाइड करते हैं और आप एक ग्रूव के अंदर आते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके स्ट्रेस में, आपकी एंजाइटी में, आपकी इवन डिप्रेशन में, आपको इसको ओवरकम करने में काफ़ी हेल्प करता है।
और ड्रम सर्कल का कॉन्सेप्ट ही ये है टू फॉर्म होल कम्युनिटी और सबको इकट्ठा लेके चलने का। सबसे पॉजिटिविटी ऑब्जर्व करते हैं बेसिकली हम लोग। सही। अच्छा असद, आप मुझे बताएं, जैसे थीम है कि लाहौर जिंदा है, ये जिंदा दिलाने लाहौर, क्योंकि जब भी हम लाहौर का जिक्र करते हैं तो जिंदा दिलाने लाहौर हमें ज़रूर कहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की जो आवाम है वो जितनी एनर्जेटिक है, जितनी एक्टिव है और इस तरह की स्पेशली एक्टिविटीज़ में जितना इन्वॉल्व होती है वो सबको पता है। तो ये थीम हर दफ़ा आपकी चेंज होती है, जैसे अगर इस्लामाबाद में हो रहा है या कराची में आप लोग मौजूद है या पंजाब के किसी और शहर में आप मौजूद है, तो उस लिहाज से आपकी थीम होती है? नहीं जी, बेसिकली हमारे स्टैंडर्ड जो आर्टिस्ट हैं हैदर वो और जैन शाहिद, ही कुडंट मेक इट टुडे, वो हमारे साथ होते हैं। यानी हम तीन रेगुलरली दूसरी जगहों पे जाते हैं और इस्लामाबाद में, पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में हम लोगों ने किया हुआ है। नॉर्थ पे हमने जाके हुंजा में हमने प्ले किया हुआ है। अच्छा, तो ये हम सारे साथ ही होते हैं। तो हमारी टीम बनती है लोगों से, जो लोग हमें ज्वाइन करते हैं। वो हर जगह के लोग जिस हिसाब से चेंज होते हैं उस हिसाब से हम लोग भी उनसे पॉजिटिविटी अब्जॉर्ब करते हैं और अपने आप को भी, हमारा भी लर्निंग एक्सपीरियंस उनके साथ होता है। ठीक। अच्छा हैदर, आप ये बताइएगा कि ये जो वेन्यू है ये कौन डिसाइड करता है? क्या रैंडमली किसी जगह पर जाके आप ये सिलसिला शुरू कर देते हैं या बाकायदा अनाउंस किया जाता है कि इस तारीख को इस पॉइंट पर जा कर के ये सिलसिला शुरू होगा, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसका पार्ट बन जाएं? किस तरह से बताया जाता है लोगों को जो आना चाहते हैं यहाँ पर? देखिए जी, ये जो ड्रम सर्कल बेसिकली हम यूजली हम खुद अरेंज नहीं कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट कंपनीज होती हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स होते हैं, डिफरेंट कॉर्पोरेट कंपनीज होती है, बिकॉज ये टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज का भी पार्ट होती है जो वो अपने एम्प्लॉयज के लिए कराते हैं। तो वो बेसिकली ड्रम सर्कल अरेंज करती हैं और वो हमारी सर्विसेज लेती हैं। वो एक ड्रम सर्कल बुक करती हैं और हम बाकायदा अनाउंस करते हैं जब भी हम कोई पब्लिक ड्रम सर्कल कर रहे हो। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, हमारा फेसबुक पेज है ड्रम सर्कल बाय हैदर जमील के नाम से, और वहाँ पे हम अनाउंस करते हैं कि हम इस फलानी तारीख को इस जगह पे जाके हम अपना ड्रम सर्कल कर रहे हैं। तो लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और लोगों को पता होता है कि अब वो उधर ही उन्होंने जाना है। ठीक है। अच्छा हैदर, ड्रम सर्कल ये जब स्टार्ट आपने किया था, कितने लोग थे आपके साथ, कितने नौजवान थे जो कि इसमें इन्वॉल्व हुए, इसका हिस्सा बने? देखें, जब इसको मैंने शुरू किया था तो ये बहुत ही इनिशियल स्टेज था। मैं आतिफ सईद मेरे बहुत डियर फ्रेंड हैं, उनके साथ मैंने ये शुरू किया था और आहिस्ता आहिस्ता ये कम्युनिटी और बिल्ड होती गई और इसमें लोग ऐड होते गए और तब से हम इसको करवा रहे हैं। और ये जो लोग, आप जो लोगों का पूछ रही हैं, तो लोग जो एक दफ़ा अटेंड करते हैं वो बार बार आना चाहते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, इसमें कोई ये नहीं होता कि आप लड़का है लड़की है, आप छोटे हैं आप बड़े हैं, आप कोई भी, हर एज ग्रुप आर वेलकम एंड एवरी एज ग्रुप कम्स टू द ड्रम सर्कल। और वो कॉन्स्टेंटली हमें मैसेज कर रहे होते हैं बार बार कि नेक्स्ट ड्रम सर्कल कब है, बिकॉज एक दफ़ा जब आप अटेंड करते हैं तो आपका और दिल चाहता है कि हम और ड्रम सर्कल। हमने तो अटेंड नहीं किया, हमने तो ये वीडियो देखी है, लेकिन उसके बावजूद हमारा दिल कर रहा है कि नेक्स्ट जो भी आपका इवेंट हो हम जरूर उसको जाके अटेंड करें। थैंक यू सो मच जवाद हैदर, और बहुत शुक्रिया आपका असद कामरान, आप हमारे साथ मौजूद थे। ड्रम सर्कल बड़ा अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आप जाके अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो भी टेंशन है, उसको निकाल सकते हैं, ड्रम बजा सकते हैं। एक ब्रेक, जिसके बाद जल्दी से वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। अब आपकी सेहत से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। सेहत से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि हमें पता नहीं होता और हम बहुत ज़्यादा वेट गेन भी कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम मोटे हो गए, आप क्या करें। अच्छा जी, सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। सर्दियों में दिल करता है ना कि हम हलवे खाएँ, ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाएँ, और जब हलवा देखते हैं तो फिर तो कंट्रोल होता नहीं। कभी अंडे का हलवा, कभी गाजर का हलवा, और कभी वो एक होता है बड़ा सूखा सा हलवा होता है, लेकिन बड़े मज़े का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अम्मा बड़े मजे का बनाती है, और कभी वो होता है। अच्छा जी, रोगनी जो ग़िज़ाएं होती हैं ना, मुरगन ग़िज़ाएं जो होती हैं, ये सर्दियों में खाने का नेचुरली बहुत ज्यादा दिल चाह रहा होता है। इसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता, मुझे याद आ गया, सूजी का हलवा। सूजी का हलवा, तो ये सारे मीठे जो हलवे होते हैं ना, इससे खा तो जब हम लेते हैं मजे से, लेकिन उसके बाद होता है ये कि वजन बहुत ज्यादा
चढ़ जाता है, मोटे हो जाते हैं। तो सर्दियों में गर्मा गर्म मज़ेदार अगर पकवान हो, लेकिन अगर ये सोच भी दिमाग में हो कि यार हम तो मोटे हो जाएंगे, तो इन पकवानों की तरफ बढ़ता हुआ हाथ ये रुक है जाता है भाई कि कैसे रेजिस्ट करें। आपके सामने गाजर का हलवा रखा हो, आपके सामने वो सूखा सा हलवा रखा हो, सूजी का हलवा रखा हो, तो रेजिस्ट कैसे करें। मज़ेदार किस्म की मछली रखी हो, पकवान ज़बरदस्त किस्म के, क्योंकि कई जो मुतालियात हैं उनमें ये बात भी साबित हुई है कि गर्मियों के मुकाबले में जो सर्दियां हैं, सर्दियों का जो सीज़न है, हम खाते इसमें ज़्यादा है, हमारी डाइट इसके अंदर बढ़ जाती है और इसी वजह से हमारा जो वेट है वो भी इसमें बढ़ता हुआ नज़र आता है। मौसम सरमा में हर वक्त गर्म चिकनाई मुर्गन अच्छी चीज़ें खाने का दिल करता है। ऐसे में पेट का जो फैट है, टमी फैट, पूरी बॉडी का जो फैट है, ख़ास तौर पर पेट का फैट, इसको कैसे कम किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। और इस सवाल का ही जवाब लेने के लिए हमने दावत दी है फिटनेस एक्सपर्ट सोनिया लोधी ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अच्छा ठीक, सोनिया से हम बात करें और आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है, उनकी आवाज़ हमें सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। चलें जी, ये तो जल्दी से हल हो जाएगा। लेकिन जो ये है मसला कि जब मोटे आप हो जाते हैं तो इस मोटापे को कैसे कम करना है, ये मसला जल्दी हल नहीं होता, इसका हल हमें नज़र नहीं आता। क्योंकि ऐसा होता है कि सर्दियों में जैसे आपने कहा ना, सूप भी आप पी रहे हैं, अच्छा फिर उसके बाद मीठा भी आप खा रहे हैं, उसके बाद बार बार खा रहे हैं, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स भी आप खाते हैं। अच्छा वो ऐसा होता है कि शायद हम पोर्शंस बनाना भूल जाते हैं, एक कॉम्बो बनाना भूल जाते हैं और फिर हम गलती करते हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। अच्छा जी, सोनिया से हमारा राबता दोबारा से बहाल हो गया, अब बात करते हैं। सोनिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अब मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा सोनिया, जैसे हम बात करें ना कि हलवे खाए जाते हैं सर्दियों में और ज़्यादा मसालों वाली चीज़ें, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाई जाती हैं और आपको पता है ये चीज़ें खाने से तो वैसे ही मोटापा इतना चढ़ जाता है, इस चीज़ पे कैसे काबू पाना है? खाना भी है, मज़े भी पूरे लेने हैं, लेकिन ये हलवा खाने की वजह से आप मोटे भी ना हो, इसका बड़ी आइडियल सी सिचुएशन है ये पूछ रही हैं आप जो। बिल्कुल, आप लोगों की सारी बातें मैं सुन रही थी और मुझे बड़ी हंसी भी आ रही थी सुनकर कि जितने भी हलवे हैं और नहारियाँ, पाए और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, बेसिकली इनकी तासीर ज़रा गर्म होती है ना। सो सर्दियों में हम इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, लाइक डिनर्स हमारे हों या हमारे घर में भी जो रेगुलर खाने पकते हैं, हम उनमें भी इन खानों को शामिल कर लेते हैं। लेकिन हम कहीं से भी अपने वर्कआउट, अपनी एक्सरसाइज या वॉक के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं। एक बड़ी ही कमाल की मैं बात बताना चाहूँगी यहाँ, आज सभी लोगों को ये नहीं पता है। जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि जी समर्स में हमारा वेट बड़ा अच्छा सा रिड्यूस होता है, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि विंटर्स में आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं तो अच्छा। कैसा रहेगा? हाँ, ये तो आपने हैरान कर दिया है और जिनकी आंखें बंद खुल गई हैं। बिल्कुल, ये एक कमाल की मोटिवेशन मैंने आज दी है। मुझे पता था ये लाइन ऐसी है कि सभी को हिट करेगी। 2018 में एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर कुछ 53 to 59 ग्रुप ऑफ उनको सेम वर्कआउट करवाया गया, सेम टाइमिंग्स पे, समर्स में और विंटर्स में, और देखा गया कि जो उन्होंने वर्कआउट विंटर्स में किया था सेम इंटेंसिटी के साथ, उसमें उन्होंने ज़्यादा कैलोरीज बर्न की और ज़्यादा वेट रिड्यूस किया। सो अच्छा ये होता है कि रिसर्चेस होती रहती हैं आए दिन। आपको पता है ये फील्ड जो है फिटनेस की बहुत ही वास्ट है, आए दिन रिसर्चेस होती हैं, एक नई से नई बात सामने आती है। सो 2018 के बाद अब तक यही चीज़ सामने आई है कि जी विंटर्स में आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वेट रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा होता यह है कि मौसम सरमा का एक असर भी होता है हमारे मिजाज और हमारी पर्सनालिटी के ऊपर, हमारी भूख के ऊपर भी। हम थोड़े से लेथार्जिक भी हो जाते हैं, मूड स्विंग्स भी आते हैं, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। सो अगर हम ये तय कर लें कि जी ठीक है आप सारी चीज़ें खाएं जो आप खाना चाहते हैं, लेकिन एतदाल में खाइए। हमेशा मैं यही बात कहती हूँ कि जी पोर्शंस में डाइट को लेने की कोशिश करें। और विंटर्स में अगर आप अच्छे से रिड्यूस करना चाहते हैं तब तो आप सब खाइए, लेकिन उतना ही एक्सर्शन भी रखिए। पानी का इंटेक समहाउ हमारा वैसे ही कम होता है, लेकिन विंटर्स में और कम हो जाता है। वाटर इंटेक 3 लीटर्स आप मिनिमम रखिए, मतलब आप जहन में ये रख लें कि जी 3 लीटर्स तो करना ही करना है पानी आपको हर सूरत। समर्स में अप टू 5 लीटर्स। अच्छा पानी का इंटेक अच्छा रखिए आप। जी कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को। जी नहीं प्लीज आप कहिए। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आमतौर पर जो शिकायत मौसूल होती है तकरीबन सब लोगों की जानिब से, मुझ समेत, कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन जो टमी है ये ज़्यादा बढ़ रहा है, पेट की जो चर्बी है, बेली फैट है, इसको कैसे कम किया जाए या फिर इस पर कंट्रोल कैसे पाया जा सकता है? क्योंकि ये वही चीज़ है जो कि अगर बड़ी हो, पेट अगर आपका बढ़ चुका हो तो आप पे कोई भी ड्रेसिंग अच्छी नहीं लग रही होती।
एब्सोल्युटली सर, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई हूँ। ये सवाल आपकी तरफ से ही आना था, क्योंकि मेल्स में ही अल्लाह ताला ने ये रखा है कि जो आपका फैट स्टोर होता है वो आता ही आपकी टमी के ऊपर है मोस्टली। मतलब 99% मेल्स में यही होता है कि आपका जितना भी फैट है, आप देख लें जितने भी मर्दों को, सबका फैट जो है उनकी टमी पे ही आकर स्टोर होता है। खवातीन में यह है कि थाइस पर, ट्राइसेप्स पे, इधर उधर और जगह चला जाता है, लेकिन मर्दों में खुसूसन पेट पर ही आता है। और जो पेट पे आने वाला फैट होता है वो सबसे ज्यादा स्टबन फैट होता है, और इसमें आपको 90% डाइट कंट्रोल करनी पड़ती है, तब जाके ये अंदर जाता है। 90% डाइट। सो देखिए, आप जो भी खा रहे हैं आप एतदाल में खाइए, पोर्शंस में लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने इतना दोपहर में खाया था, इतना स्नैक्स में खाया था, तो डिनर जो है वो आपका इतना होना चाहिए। और अगर आपने ज्यादा खाने के मामले में सर्दियों में ज्यादा हो ही जाती है, तो प्लीज अपने वर्कआउट के ऊपर और अपने क्या कहना चाहिए, पानी के ऊपर। और जो कहवा, मैंने इससे पहले भी बताया था, एक कहवा जो इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, वजन भी कम करता है। इस तरह के बहुत सारे कहवे आप सर सकते हैं। जनरली उनकी तासीर गर्म होती है, इसीलिए उन्हें समझ में नहीं कहा जाता कि पिए, वरना पिंपल्स अपेयर हो जाते हैं, एक्नी अपेयर हो जाती है, और दूसरे मसाइल हो जाते हैं, स्टमक अपसेट हो जाता है। सो विंटर्स हमारे लिए बहुत अच्छा है कि जिसमें हम कहवे भी पी सकते हैं वजन कम करने वाले। वर्कआउट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कैलोरीज भी बर्न कर सकते हैं, और खाने पीने के मामले में थोड़ा सा एहतियात कीजिए। सही है। अच्छा सोनिया, मुझे ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे खाने हैं जो कि आपकी डेली रूटीन में शामिल होने चाहिए। खानों से मुराद लाइक आपने एक पोर्शन ड्राई फ्रूट्स का ले लिया, सर्दियों में जूसेस का भी बड़ा इस्तेमाल होता है, जैसे आप ऑरेंज जूस ले रहे हैं जिससे विटामिन सी आपको मिल रहा है। विटामिन सी के अलावा आप इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, आप सूप आप डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो आपका डाइट प्लान होना क्या चाहिए सर्दियों में? देखें, सर्दियों में फ़िश का इंटेक रखें आप, और ज़रूरी नहीं कि वो फ़िश आप डीप फ्राइड करें। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आप नॉन स्टिक पैन में उसको कर सकते हैं, आप ग्रिल भी कर सकते हैं, आप हल्की सी भाप लगा के भी उसको पका सकते हैं। फ़िश का इस्तेमाल रखिए, जो सर्दियों की डाइट है मैं आपको वो बता रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बोल्स भर भर के नहीं खाइए। इसको आपने मुट्ठी भर खाना होता है, विद ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी या चाय के साथ, सिर्फ मुट्ठी भर। जितना भी आपका हाथ बंद होके जो मुट्ठी बनती है, इसमें जो आपका ड्राई फ्रूट आएगा, मिक्स ड्राई फ्रूट ले लीजिए, वो खाइए, और मुट्ठी से ज़्यादा नहीं खाना है। यानी जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी है वो उतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट खा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भर के जी हमारी मुट्ठी रखनी पड़ती है, ऐसा नहीं करना। बस जितना आ सकता है उतना आपको लेना है और उतना ही खाना है। दूसरी चीज़ के देखिए, विटामिन सी का इंटेक अगर आप करना चाहते हैं ऑरेंज जूस के साथ, तो ऑरेंज जूस जो आप लेंगे, 4 से 6 ऑरेंज जूस में आप 1 ग्लास बनाएंगे ऑरेंज जूस, राइट। लेकिन जितना विटामिन सी आप लेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपकी शुगर, एक्स्ट्रा शुगर आप इंटेक करेंगे। सो उससे अच्छा ये होगा कि आप सॉलिड ऑरेंजेस जो हैं वो कंज्यूम कीजिए, रादर देन हैविंग ऑरेंज जूस। यस, सोनिया, आखिर में क्विकली जरा उस कावे के हवाले से भी बता दीजिएगा कि उसके क्या इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए, कौन सा आइडियल कावा है जो कि आम तौर पर डेली रूटीन में हम रख सकते हैं। बिल्कुल, ये कहवा जो है ये आपकी इम्यूनिटी, सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप करता है, साथ में आपका वजन कम करता है, आपकी स्किन अच्छी करता है, और आपका स्टमक बहुत अच्छा हो जाता है, डाइजेशन आपका बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए मैं हर बार इसको ज़रूर बताती हूँ। मैं 2 कप पानी के हिसाब से बना रही हूँ, आप इसको थर्मस के हिसाब से आपने जितना भी बनाना चाहते हैं इसको बढ़ा सकते हैं। मैं 2 कप्स के लिए बता रही हूँ। सिनेमन स्टिक्स, दालचीनी होनी चाहिए, 1 छोटी इलायची, थोड़ी सी सौंफ होनी चाहिए, बादियान का फूल, और अगर आप चाहें तो 1 टुकड़ा आप जिंजर यानी कि अदरक का भी शामिल कर सकते हैं, और इसको थोड़ी देर पकने दीजिए। जब ये पक जाएगा बिल्कुल, इसका कलर जो है वो हनी के जैसे यानी कि शहद के जैसे हल्का सा गोल्डन हो जाएगा। इसमें आपने 1 टी बैग ग्रीन टी का, या फिर जो खुली सब्ज पत्ती आती है, जो चाइना ग्रास होती है, कुछ लोग वो भी इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा वो डाल के, और उसके बाद उसको पकाना नहीं है, फिर आपने इसको बंद कर देना, रख देना है थोड़ी देर भाप में, और आप इसे कंज्यूम कीजिए। अच्छा, अगर आप इसमें लेमन ड्रॉप्स ऐड करेंगे तो ये वजन कम करने का काम करेगा। अगर आप इसमें शहद ऐड करेंगे तो ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करेगा। तो शहद और लीमू को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है, ये बात, जबकि बहुत सारे लोग जो है ना वो ये साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। सोनिया, बेहद शुक्रिया जी, मुझे पता है, वक्त देने के लिए, और एक ऐसी चीज जिस पे बात करना बेहद जरूरी थी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया,
हो सकता है कभी मायूसी और परेशानी में शायद हम ये कहते हों कि जी हमारे मुल्क ने हमें क्या दिया, हम इसके लिए क्यों ऐसा करें, लेकिन क्या कभी हमने खुद से ये सवाल किया है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है? नहीं ना, यकीनन किसी ने नहीं किया होगा। अब ज़रा फ़ौरन से ये सवाल कर लें, क्योंकि ये सवाल वो है जिसका जवाब शायद ढूंढते ढूंढते अब आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। हमेशा ऐसा होता है कि हम जब ये सवाल खुद से करते हैं तो हमें जवाब नहीं मिलता, लेकिन इसके बरक्स कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी मुल्क से बाहर गुजारते हैं, लेकिन जब कुछ बन जाते हैं, कुछ बन के जब अपना नाम बना लेते हैं तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वापस आते हैं। वो अपनी तमाम जवा पूंजी खर्च करके पाकिस्तानी शहरियों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए कोशा नज़र आते हैं। और ऐसे ही लोगों में सर फहरिस्त हैं फरजाना नईम साहिबा, जो एक समाजी इदारा चला रही हैं जिसका मकसद बेसहारा बच्चों का मुस्तकबिल संवारना और उन्हें महफूज ज़िंदगी देना। बिल्कुल, और इसी बेहतरीन काम पर, इसी खिदमत पर बात करने के लिए फरजाना साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा, आपने वक्त दिया। गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार काम आप कर रही हैं। मुल्क से बाहर जाना फिर कोई सोचता भी नहीं कि हम वापस आएँ, सेटल हो जाते हैं, पूरे ख़ानदानों को बाहर ले जाते हैं, लेकिन आपने डिसीजन लिया कि पाकिस्तान आप वापस आई हैं और आपने एक सफ़र का आगाज़ किया। इस सफ़र के हवाले से ज़रा हमें बताइएगा, क्या कहना चाहेंगी? जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया समा और आपका मुझे यहाँ बुलाने का। जी हाँ, मैं अरसा 22 साल से अमेरिका में थी। राइट। वहाँ रहते हुए भी मुझे हमेशा पाकिस्तान बहुत याद आता था। ख़ुसूसन हमेशा से मेरे जहन में एक बात रही है कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। हर इंसान थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डाले। अगर पाकिस्तान में जब वो कुछ बन जाए, वो बाहर हो, और बहुत ही ज़्यादा उसको केयर करनी चाहिए कि हम कुछ बन गए। जब हम यहाँ आए थे तो हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन जिस वक्त हम अपने जो अचीव कर लेते हैं ना सब कुछ, उसके बाद हम कुछ बन जाते हैं, तो हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारा घर है, ये हमारा घर है। बिल्कुल ऐसा वहाँ भी हम जब जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले हमें वो कहा जाता है ये पाकिस्तानी अमेरिकन है, ये इंडियन अमेरिकन। नोबडी टेल्स अस कि आप अमेरिकन हो। वी आर नॉट अमेरिकन, वी आर पाकिस्तानी अमेरिकन। तो वहाँ पे जब हमें ये बुलाया जाता है तो हमें समझना चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मेरे दिल को बहुत दुख होता था जिस वक्त मैं देखती थी कि बच्चियाँ मांग रही हैं, बच्चियाँ घरों में पिट रही हैं, बच्चियाँ हर किस्म के जुल्म सह रही हैं। ये किस वजह से? मैंने ये सोचा कि किस वजह से। उसकी वजह ये है कि यहाँ तालीम की कमी है। सबसे पहला फैक्टर जो मैं समझती हूँ पाकिस्तान में तालीम की कमी है। अगर हमारे पास तालीम हो, हम अपनी बच्चियों को एक बेहतरीन माँ बना सके, हम अपनी बच्चियों को बेहतरीन बीवी बना सके, तो मेरा ख्याल है कि पूरी कौम संवर सकती है। ऐसा ही है। ये मकसद लेके मैं 22 साल के बाद अमेरिका से पाकिस्तान 22 साल के बाद जी मैं आई। लास्ट ईयर जब मैं आई थी तो मैंने अपने घर में छोटा सा मदरसा खोला। वहाँ पे इस वक्त 40 बच्चियाँ और सिर्फ उस कम्युनिटी में, और उनकी खाली से मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता। PhD भी कर लेते हैं, मास्टर्स भी कर लेते हैं, लेकिन उनको ये तमीज़ नहीं होती कि बड़ों के साथ बात कैसे करनी है। उनको ये तमीज़ नहीं है। माँ बाप को निकाल के घर से बाहर कर देते हैं। जब तहजीब से दूर हो जाते हैं। तहजीब से दूर इस वजह से होते हैं कि उनकी किसी ने तरबियत नहीं की है। बिल्कुल ठीक। तरबियत जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी बात की जाती है तालीम और तरबियत की जाती है, सिर्फ तालीम की बात नहीं की जाती। खाली से पढ़ा देना, आप देखिए बड़े बड़े स्कूलों में इतनी बड़ी फीसें लेते हैं। पढ़ा लिया, माँ बाप पे काम डाल दिया, होमवर्क डाल दिया, करके चले गए, लेकिन तरबियत की तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब मैंने जो मदरसा खोला है, मैंने उसमें ये कहा है और हमने वो सिलेबस बनाया है कि मदरसे में जब बच्चियाँ बड़ी होती हैं उनको दुआएं सिखाएं। खाली सिखा नहीं देना, इम्प्लीमेंटेशन इज द मेन। बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आप उसको अडॉप्ट करें, उन बच्चियों के साथ इस तरह से बिहेव करें कि उनकी ज़िंदगी में इस्लाम आ जाए। हमने भी पढ़ा हुआ, हमने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, हमने उसको अपने आप में ग्रास्प नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि उनके, और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में
12 से लेकर 22 साल के बच्चों के जो मसाइल है ना वो बेतहाशा है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का। लेकिन आप अफसोस की बात है, कोई बात ही नहीं करता, कोई बात नहीं करता, इसलिए लोगों के दिल शऊर नहीं है। अब बच्चे ने कह दिया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, या दूसरे इतने सब गुस्से में आ जाते हैं, बाप कहता घर से निकल जाओ, माँ कहती तुमने हमारा नाम भी समझने की कोशिश नहीं ना लिसन, आप उनके मसाइल को समझो। और ये मेरे मदरसे में भी यही मोटिव है, मैं सिर्फ ज़्यादातर मेरा फोकस जो है ना लड़कियां हैं। अच्छा, और यही पॉजिटिविटी हम देख भी रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द जो काम कर रही हैं, जो चला रही हैं, वो खवातीन ही ज़्यादातर खवातीन है। और वो जिस वक्त बड़ी होती है ना 14 साल की, मैंने अपनी टीचर्स को ये कहा है, बड़ा से बड़ा मसला, गलत से गलत बात उनकी सुन के बड़े ठंडे दिल से बात करें, उनको रिएक्ट नहीं करें, उस पर रिसर्च करें और फिर साथ में साइकोलॉजी भी यूज़ करें। हम उनको किस तरीके से इस बात को समझा सकते हैं कि ये गलत कैसे है, इस्लाम की बेस पे हम समझाएं। खाली से ये कह देना ये गुनाह ये सवाब, ये गुनाह ये, दिस इज़ नॉट द मेन थिंग। आप बताइए कि ये गुनाह क्यों है, इसमें सवाब है, इसमें बेनिफिट है, तो क्या बेनिफिट है आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ, एक एक इस्लाम का असूल आपको क्या फायदे देता है, क्या सिखा रहा है। और आप अगर उसको अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आएगी। अच्छा आपा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का समाजी इदारा स्टार्ट करना, स्टार्ट करने के बाद जो हर्डल्स आती हैं, डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं जिसमें बहुत सारे इदारों के पास आपको जाना पड़ता है, रुकावटें आपको फेस करना पड़ती हैं। अगर तो आपके पास बहुत पैसा है तो आप शायद इन सारी हर्डल्स को जो है साइड पर कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा शख्स जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, वो आवाम के लिए, वो सोसाइटी के लिए खिदमत करना चाहता है, फिर वो क्या करे? आपको इस सफ़र के दौरान किस तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ा, किस तरह से आपने इनको फेस किया? देखिए, पैसा हो चाहे ना हो, पाकिस्तानी सोसाइटी आपको वो चक्कर दिलाती है, वो घुमाते हैं ये अदारे। सवाल है बिल्कुल कि मैं आज 9 महीने हो गए, मैंने अपनी NGO को यहाँ पे रजिस्टर करवाना था। आप यकीन करिए अमेरिका में मैंने ये रजिस्टर करवाई है जस्ट ऑन द ईमेल। जस्ट हमने कॉरेस्पॉन्डेंस की, ईमेल के वहाँ पे सिग्नेचर भी हो जाते हैं, मेरी रजिस्ट्रेशन घर पे आ गई। यहाँ पे मुझे 4-5 महीने धक्के खाने पड़े। आप यकीन करें, वो टूटी हुई बिल्डिंगें में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास इतनी फाइलें पड़ी, अपनी आंखों से देख के आई हूँ, और वो बैठे गप्पे लगा रहे हैं, वो बैठे चाय पी रहे हैं। जब कोई आता है कि मेरा ये केस है, ओह अच्छा आपका केस है, निकालो इसकी फाइल, वैसे फारिग बैठे हुए हैं, निकालो इनकी फाइल निकालो और उसको देखो, और फिर एक ले जाके उधर बात करेगा कि इतने पैसे दे दो, आज ही काम हो जाएगा, नहीं तो लंबी लिस्ट पकड़ा देंगे, इसका ये होगा, आपके घर जाएंगे, वो ये करेंगे, वो ये इंक्वायरी। आई एम सो सैड। मुझे यहाँ आके तकलीफ 2 दफ़ा मेरा दिल चाहा कि मैं वापस चली जाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा फिर फ़ायदा मेरा क्या कि मैं इन हालात, मैंने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, इसी हालात से तो लड़ना है, इसी हालात से लड़ना है, मुझे यहाँ ही रहना है, जिंदा भी रहना है, मरना भी यहीं पे। मेरे की लोगों को आगे भी लेके जाना, मेरे बच्चे वहाँ पे आवाज़ें दे रहे, अम्मी हम उदास हैं, अम्मी आप आ जाए। मैंने कहा बेटा मुझे कुछ कर लेने दो, शायद मेरा इतना सा कतरा है, लेकिन शायद पाकिस्तान में दूसरे लोग भी इतना कतरा डालें तो हम अच्छी राह पे गाम। लेकिन आपको ये सोच हर किसी की नहीं होती ना, क्योंकि जैसे आप कह रही हैं 22 साल के बाद आप अमेरिका से वापस आई, लोग तो 2-2, 3-3 साल के बाद अगर वापस आना पड़ जाए ना, मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार, मुझे पाकिस्तान की बच्चियों से बहुत प्यार है। मैंने स्कूल खोला खोखरा पार में, और वहाँ पे मैंने एक प्लॉट लिया और वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी और बच्चियों के लिए, और मैं ऐसी बच्चियाँ तैयार करना चाहती हूँ कि वो बच्चियाँ बेहतरीन माएँ बने, उनकी घर की खुशहाली हो, उनके बच्चे बेहतरीन देखें। और अगर चंद लोग यहाँ के लोग मेरे साथ मिले ना, हम बेहतरीन कौम तैयार कर सकते हैं। अच्छा आपा, एक सवाल, जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे कि बहुत सारे इदारे भी पाकिस्तान में चल रहे हैं, आपका इदारा ऐसा क्या मुख्तलिफ कर रहा है जो कि बाकी इदारों से हमें बिल्कुल अलग नज़र आए? मेरा इदारा सिर्फ तरबियत पे कंसंट्रेट करेगा, बच्चियों की तरबियत पे। ख़ास तौर पे यहाँ पे मुझे तकलीफ़ ही यही है, पढ़ाया तो ज़रूर जाता है, लेकिन पढ़ाई में वो अब PhD को भी देखें, बदतमीज़ी से ऐसे गुफ्तगू करते हैं जैसे ज़ीरो होती है।
उनका तालीम ने कुछ नहीं बिगाड़ा होता। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। माँ बाप पे सारा काम डाल दिया जाता है, माँ बाप ये पढ़ा दें और वहाँ जाके फीसें दें, रिजल्ट नहीं और अपने घर पे आ जाए। फिर आप क्या कर रहे हो? आप कौम को संवार नहीं रहे और उनमें खुद गर्जी एक डाली जाती है, ओह तुम बड़े अफसर बन जाओगे, तुम बड़े पैसे कमाओगे, तुम फलां जगह पे जाओ, देखना इतनी बड़ी गाड़ी लूँगा, ऐसे करो। ये नहीं बताते उनको। बिल्कुल, एजुकेशनल करियर के दौरान जो आप करियर सिलेक्ट करते हैं उसका जो स्कोप है वो ये देखा जाता है कि इसमें पैसा कितना है, सिर्फ पैसा कितना है, यही देखा जाता है। इसका सोसाइटी पे क्या असर है, इसका आपकी फैमिली के ऊपर, आपकी शख्सियत के ऊपर क्या असर है, इस बात से कतई नजर देखा जाता है कि आपकी इस फील्ड के अंदर आगे जाकर पैसा कितना है। अच्छा आपा, एक सवाल आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, जो आपकी NGO है, जाहिर है इसके लिए, इसको चलाने के लिए फंड्स दरकार होते हैं, पैसे दरकार होते हैं, तो आर यू डिमांडिंग फॉर एनी फंडिंग और आप अपने ओन पर सारा कुछ कर रहे हो? नहीं, अब ओन पे मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, अमेरिका में मैंने फंड्स काफ़ी एक ह्यूज अमाउंट चाहिए होती है इसके लिए। अमेरिका में मैंने इकट्ठे किए हैं, लेकिन मैं यहाँ के भी मुखैर हजरात से दरख्वास्त करूँगी कि वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फंड करें और आके वो साइट देखें। वो अभी तो मैंने कंस्ट्रक्शन शुरू की है उस स्कूल की, जिस स्कूल में मैं कोई फीस नहीं लूँगी। सही है। 2 यूनिफॉर्म हर बच्चे को मिलेंगी और वहाँ पे जूते फ्री, सिलेबस की बुक्स फ्री, हर चीज़ वहाँ पे फ्री होगी। और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लोग भी आगे आएँ। मैं अमेरिका जाके वहाँ पे भी फंड्स इकट्ठे करूँगी। वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सपोर्ट करती हैं एजुकेशन को। और आपा ये बड़ी अच्छी बात, बड़ी नेक सोच है। अल्लाह पाक इसमें आपको कामयाबी दे। और जो लोग देख कीजिएगा जी, इंशाल्लाह जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो इस कार्य खैर में हिस्सा बनना चाहते हैं तो आगे बढ़े, क्योंकि किसी की तरबियत करना, किसी को तालीम दिलवाना, इससे बढ़ के कोई नेकी नहीं हो सकती। अच्छा जी, अब प्रोग्राम पहुंच गया हमारा इख्तिताम पे और अब आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।